ये एनिमे एक ऐसे कमजोर लड़के की है जिसकी कोई रियल लाइफ तो होती नहीं है, बट वो गेम के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर होता है और वहाँ पे अपनी एक न्यू फैमिली क्रिएट करता है। कहानी का मेन कैरेक्टर तेशिरो है जो कि पूरे दिन अपने कमरे में बैठ के गेम खेला करता है। आज वो कमरे से बाहर निकलता है तो वो अपने फैमिली मेंबर्स को देखता है, जिसमें अपने छोटे भाई को देख के वो भाग जाता है, पर फादर को देख के वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है। ये कहानी बहुत समय पहले की है जब उसके फादर उसे कोडिंग सिखाना चाहते थे। उसे कोडिंग सिखाने में वो इतने ज़्यादा मग्न हो गए थे कि वह अपने आसपास की दुनिया को भूल ही चुके थे। वो हमेशा अपने बेटे को कोडिंग ही सिखाते रहते थे। एक दिन जब उसकी छोटी सी बेटी उसके लिए चाय आती है तो वो चाय गलती से गिर जाती है और कीबोर्ड के पास गिरने से उसके फादर गुस्से में आ जाते हैं और उसे धक्का दे देते हैं, ये कहते हुए कि वो किसी भी काम की नहीं है। वो रोने लग जाती है। उसके फादर उसे अब वहां से जाने को कहते हैं और इस चीज को देखने के बाद में तेशिरो भी काफी ज्यादा उदास हो जाता है। वो अपनी कोडिंग फिनिश करके अपने फादर को बुलाता है। उसके फादर काफी ज्यादा खुश थे और वो उसे प्रोडिजी कहते हैं। कुछ समय बाद उसकी बहन बताती है कि वो नोटबुक भूल गई है, तो उसके फादर उसे वापस से अपने स्कूल जाने को कहते हैं और नोटबुक वापस लाने को कहते हैं। उसकी बहन निकल जाती है। उस दिन रात काफी ज्यादा हो चुकी थी। उस दिन के बाद से उसकी बहन कभी घर वापस नहीं आई। कुछ समय बाद उसकी मौत का पता चला कि उसे छोटे छोटे टुकड़े में करके एक बॉक्स में पैक कर दिया गया था। तभी से ही तेशिरो अपने डैड को नापसंद करता है। बस वो पूरे दिन गेम ही खेला करता है। उसका इन गेम कैरेक्टर का नाम ईशी होता है। सीन कट होता है और अब हमें दिखाते हैं कुछ शिप्स को जो कि किसी का पीछा कर रहे होते हैं। दो लड़के जो कि एक ड्रैगन का पीछा कर रहे थे, उन्हीं के भी पीछे शिप्स भी होती हैं। वह ड्रैगन के काफी नजदीक आ चुके थे। वो उस पर फायर करने वाला था, पर उसका साथी कहता है कि सामने पावरफुल प्लेयर्स की फैमिली अकेबन फैमिली रहती है, जिसमें वो लड़का कहता है हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बस तुम ड्रैगन का पीछा करो, आज हम इनका शिकार जरूर से कर लेंगे। वह लड़का डरा हुआ था क्योंकि वो फैमिली और किसी की नहीं बल्कि कुछ ताकतवर प्लेयर्स की है जो कि सर्वर के अंदर रहते हैं। वह ड्रैगन जो होता है उस फैमिली के घर के काफी ज्यादा नजदीक जा चुका होता है। वह दोनों लड़के काफी डरे हुए तो थे, फिर भी वह उसका पीछा करते हैं। सामने उस घर को देख के वो चिल्लाता है। उतनी ही देर में गेट खुलता है। उसके अंदर से हमें ईशी को बाहर आते हुए दिखाया जाता है जो कि ताशिरो ही होता है। ईशी कूदता है और ड्रैगन को एक ही स्वॉर्ड स्लैश में खत्म कर देता है। यह देख के वह दोनों प्लेयर जो कि उसका पीछा कर रहे थे वो हैरान हो जाते हैं। ईशी उस लूट को लूट लेता है। वह दोनों लड़की लूट का कुछ हिस्सा मांगते हैं, पर ईशी मना कर देता है, ये कहते हुए कि इसे तुम पूरे दिन से पीछा कर रहे थे, पर मैंने इसे एक ही अटैक में मार दिया, मैं तुम्हें कुछ नहीं देने वाला हूँ, और उनके पास चला जाता है। ईशी कहता है अगर तुम्हें इतनी ही ज्यादा दिक्कत है तो क्यों ना तुम मेरे फैमिली के हेड से जाके ये चीज पे बातचीत करो कि तुम्हें लूट मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। वह उन्हें मारने का भी प्लान बनाने लग जाता है, पर कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, आ जाओ। वो उन्हें अपने घर के अंदर लेके जाता है और उस घर को खोल देता है। जैसे ही घर खुलता है वो दोनों लड़के हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें तो शुरुआत में लगा था कि ये घर डरावना होगा, पर ये तो एक नॉर्मल फैमिली की ही तरह दिखने वाला घर है, जिसमें सामने एक माया नाम की लड़की होती है जो कि उनके लिए खाना बना रही होती है और उन्हें बैठने को कहती है। और उसी के ही साथ में वो हैरान थे। सामने से ए नाम का एक लड़का आता है। ए उनका स्वागत करता है ये कहते हुए तो तुम्हारा स्वागत है अकेबन फैमिली के हेड आउट के अंदर। ए इनकी फैमिली में सबसे कमजोर होता है, पर दूसरी तरफ वो दोनों लड़के डरे हुए थे कि ये फैमिली आखिरकार कैसी फैमिली है, हमने तो कुछ और ही सुना था। माया उन्हें हिल भी कर देती है ये कहते हुए कि अब तुम्हें अच्छा लग रहा होगा। वह दोनों लड़के काफी ज्यादा हैरान थे कि इनकी फैमिली जैसा हमने सुना था वैसी नहीं है। फैमिली का हेड भी आता है जिसका कि नाम शीरो था। शीरो को देखने के बाद वो घबरा जाते हैं क्योंकि अकेबन फैमिली का हेड है। वहीं दूसरी तरफ शीरो जो होता है ये सारी चीजें ईशी से पूछता है। ईशी बताता है कि ड्रैगन की लूट चाहते हैं। शीरो ईशी को कहता है कि तुम्हें उन्हें वो लूट दे देनी चाहिए। ईशी हैरान था कि शीरो सच में यह चाहता है। समय धीरे धीरे करके बीतता है। ये लोग आपस में काफी सारी बातें करते हैं। अब शाम का समय हो चुका था। वो दोनों लड़के अब घर के बाहर आ गए थे। अब शीरो उन्हें टेलीपोर्ट करने की बात करता है। माया उन्हें यहाँ से सिटी की तरफ टेलीपोर्ट कर देती है कहते हुए तुम्हारा दिन अच्छा जाए। अब वहीं दूसरी तरफ शीरो जो होता है ईशी के पास आके कहता है कि ईशी तुम ताकतवर हो चुके हो, तुम ड्रैगन को सिर्फ एक ही स्वॉर्ड स्लैश में खत्म कर पाए हो। यह बात जान के मैं खुश हूँ, पर हमें उन कमजोर प्लेयर्स को भी कुछ देना होगा, वरना उनके लिए गेम फन नहीं रहेगी। ईशी भी काफी ज्यादा खुश होता है। वह सभी लोग अब एक फैमिली की तरह गेम के अंदर डिनर भी करते हैं। डिनर करते हुए उनकी जो लाइट होती है वो फ्लिक करती है। ये देख के माया कहती है कि गेम कितनी ज्यादा यूनिक है, छोटी से छोटी डिटेल के ऊपर भी ध्यान दिया गया है। उस लाइट को ठीक करने के लिए सभी लोग एक साथ खड़े होते हैं। यह देख के माया काफी ज्यादा खुश होती है और उन्हें सभी को एक ही फैमिली मेंबर कहती है। ईशी काफी ज्यादा खुश भी था। इसी के साथ इनका ये दिन खत्म हो जाता है। ईशी जो होता है अपने हेडसेट के पास उतारने के लिए आता है।
ईशी उतारने के बाद कहता है बहुत समय हो गया, मैंने कुछ खाना नहीं खाया। उसकी आंखें लाल पड़ चुकी थी, शुगर लेवल लो हो चुका था, इसलिए जब वह शीट से खड़ा होता है तो वो नीचे की तरफ गिर जाता है। उसे पता चल चुका था उसे खाने की जरूरत है। उसके गेट के बाहर किसी ने खाना नहीं रखा था, इसलिए अब वो स्टेज से नीचे जाना चाहता है। स्टेज से नीचे आने पे उसे उसका छोटा भाई दिखाई देता है। उसके छोटे भाई से वह काफी समय से नहीं मिला था, इसलिए वो पीछे की तरफ कदम बढ़ाने लग जाता है। वह उससे नजर नहीं मिला सकता था। उसके छोटे भाई का नाम आसुमा होता है। आसुमा अपने बड़े भाई को ऐसे नहीं देख पाता और वहां से चला जाता है। ताशिरो किचन में आता है, उसके फादर सामने ही थे। वह उन्हें कर्ज करता है। उसके बाद में वो फ्रिज की तरफ बढ़ जाता है। फ्रिज को जैसे ही वो खोलता है उसके अंदर उसे खाने को कुछ भी नहीं मिलता। उसके फादर अपना खाना उसे खाने को बोलते हैं, बट ताशिरो मना कर देता है, कहते हुए कि आपने फैमिली को पूरे तरीके से नष्ट कर दिया है, तो आप मुझसे ना ही बोले। वहीं ताशिरो के जो फादर होते हैं वो कहते हैं, तो मुझे माफ कर दो बेटा। पर ताशिरो ने माफ नहीं करना चाहता था, बल्ब फ्लिकर करता है। उसके जो पिता थे वो उसे ठीक करने को कहते हैं, पर ताशिरो मना कर देता है। ताशिरो पर एकदम से ही पीछे की तरफ मुड़ता ही कहते हुए कि फादर आपकी पीठ में दर्द होगा, लाइए मैं इसे ठीक कर देता हूँ। उसके फादर कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की, तुम यहाँ से निकल जाओ। ताशिरो को गुस्सा आता है और वो उस बल्ब को वहीं फोड़ के वहां से भाग जाता है अपने कमरे की तरफ। वह जैसे ही अपने कमरे में आता है वह अपने हेडसेट को वापस से पहन लेता है और गेम के अंदर वापस से लॉग इन कर लेता है। गेम में जैसे ही आता है उसे माया दिखती है जो कि फ्लावर्स को पानी दे रही थी। उसके पास आके वो उसे कहता है कि तुम मेरे साथ एक डंजन में चलो, मुझे एक हीलर की काफी ज्यादा जरूरत है। जिसमें माया कहती है मुझे ऐसा लगता है कि तुम काफी ज्यादा गुस्से में हो, इसलिए तुम डंजन में जाना चाहते हो। ईशी कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, मैं इसलिए ही डंजन में जाना चाहता हूँ और मुझे एक हीलर की जरूरत है। जिसके ऊपर माया कहती है तो क्यों ना तुम अपने गुस्से को भगाने के लिए मेरा साथ दो। ईशी के लिए ये एक न्यू चीज थी क्योंकि वो पहली बार पौधा को पानी दे रहा होता है, क्योंकि वह कमरे से कभी बाहर ही नहीं निकला था। माया उसे ये सब कहते हुए बताती है कि उसकी पहली और सबसे ज्यादा मनपसंदीदा गेम है, क्योंकि इसमें उसने फैमिली मेंबर जैसे लोग इस गेम में फ्रेंड बनाए हैं। उसी समय ए भी यहाँ पे आ जाता है। ए उन सभी को कहता है कि हम पे अटैक होने के अलर्ट आए हैं जो कि पायरेट्स के होते हैं। पायरेट्स उनकी फैमिली के ऊपर अटैक करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने सबसे पहले वार्निंग भेजी हुई होती है। ए उसे रोक लेता है, कहता है कि सबसे पहले शीरो को आने दो तभी हम कुछ फैसला कर पाएंगे। बट माया बताती है कि शीरो को थोड़ी हेल्थ प्रॉब्लम है, इसलिए वो कुछ समय तक गेम में लॉगिन नहीं करेंगे। ईशी गुस्से में हो जाता है और माया को काफी ज्यादा डांटता है कि उसने पहले क्यों नहीं बताया। ए पर ईशी को रोक लेता है ये कहते हुए कि हमने वादा किया था कि एक दूसरे की प्राइवेट लाइफ के अंदर कभी इंटरफेयर नहीं करेंगे। पर तभी हमें जोर से एक आवाज आती है और घर के बाहर एक अटैक होते हुए दिखाया जाता है। वह अटैक पायरेट शिप ने किया होता है और पायरेट शिप के इस अटैक को देख के माया काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी, क्योंकि उसका पूरा गार्डन खराब हो चुका था। ईशी भी गुस्से में था कि माया उदास हो चुकी है। वह अपनी स्वॉर्ड्स को समन करता है और उस शिप के ऊपर अटैक कर देता है। वह शिप वो एक ही अटैक में खत्म हो जाती है। माया अपने गार्डन के पास में आती है और कहती है कि कोई बात नहीं, मैं ये वापस से गार्डन को ग्रो कर लूंगी। वहीं दूसरी तरफ बाकी सभी लोग उदास थे, इसलिए उनकी उदासी हटाने के लिए माया खड़ी होती है और कहती है क्यों ना हम ईशी के प्लान को एग्जीक्यूट करें, क्यों ना हम डंजन को रेड करने चले। बट उससे पहले ए जो होता है वो लॉग आउट कर देता है, ये कहते हुए कि उसे जरूरी काम है। और उसी दौरान हमें दिखाते हैं कि ईशी के गेट पे नॉक होता है। ईशी जो होता है वह कहता है कौन है। उसका भाई बताता है कि उनके फादर की तबीयत खराब है और वह अभी हॉस्पिटल में है। ईशी ये बात सुनते ही हैरान तो था, बट साथ में दुखी भी होता है कि उसके फादर हॉस्पिटल में कैसे हैं। वहां से उसका जो भाई आसुमे होता है वो फादर से मिलने के लिए जाता है। आसुम अपने फादर से पूछता है तो ठीक है आप अपना ध्यान रखना, बट उसके फादर का ध्यान न्यूज़पेपर में होता है, वो अपने बेटे को इग्नोर कर देते हैं। वहीं अब हमारा सीन शिफ्ट होता है और अब हम बड़े बड़े प्लेयर्स को दिखाते हैं जो कि बात करते हैं कि अभी हमें पायरेट्स का क्या करना चाहिए। वह लोग कहते हैं हमें पायरेट्स से प्रॉफिट करना होगा और अकेबेने फैमिली से भी। वहीं दूसरी तरफ हमें पायरेट्स की लीडर पीको को दिखाते हैं। पीको जो होती है बाकी के पायरेट्स को पीट देती है जो कि अकेबेन फैमिली के ऊपर अटैक करने गए थे। वह लोग उनसे काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं क्योंकि उन्होंने बिना उसकी मर्जी के ही अटैक किया था। पीको चाहती है कि वह अकेबेन फैमिली को पूरे तरीके से नष्ट कर दे और ईशी को अपने पास में ले आए। पीको का साथी जिसका की नाम शिगा होता है, शिगा बताता है ब्लैकबर्ड जो है वह ट्विलाइट हिल के ऊपर है जो कि अकेबेन फैमिली का हेडक्वार्टर भी है। ये बात सुनते ही वो कहते हैं तो अब हमें उन्हीं के ही ऊपर अटैक करना होगा, बाकी के पावरफुल प्लेयर्स अगर बीच में आएंगे तब हम उन्हें भी खत्म कर देंगे। उसकी ये बात सुनते ही शिगा जो होता है वह अपना प्लान एग्जीक्यूट करने की बात करता है, सभी अपने पायरेट्स को लेके जाने के लिए कहता है जिससे कि वह उनके ऊपर एक फुल स्केल अटैक कर पाए और उन सभी को खत्म कर पाए, जिसके लिए पीको मान जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमारा सीन यहाँ से कट होता है और हमें दिखाया जाता है दो प्लेयर्स को जो कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के ऊपर बैठे हुए होते हैं। वह एक ताकतवर ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है और वह बात करते हैं कि
ये जो फाइट है जो कि एक शिप से शुरू हुई है, ये आगे चल के एक फुल स्केल वॉर बनने वाली है। बस अब हमें इंतजार करना होगा सही समय का। हमारा सीन शिफ्ट होता है और अब हमें दिखाया जाता है ताशिरो को, जो कि गेमिंग हेडसेट को पहन के ही सो रहा होता है। उसका भाई आसुमे उसे बोलता है कि मैं फादर से मिलके आया था, वह बिल्कुल ठीक है। ये बात सुनते ही ताशिरो जो होता है वह गेम के अंदर वापस से लॉग इन कर लेता है। गेम में वो ईशी बन के जाता है। ईशी जो होता है जैसे ही घर में होता है, शीरो वहाँ पे आ जाता है। शीरो बात कहता है कि हमें ये चीजें बातों से सुलझानी चाहिए। ईशी गुस्से में होता है क्योंकि वह फाइट करना चाहता था। ए जो होता है वह कहता है कि फाइट के अलावा भी हम ये बात किसी और तरीके से सुलझा सकते हैं। शीरो कहता है कि अब हमें उनसे मिलने जाना होगा, इसलिए तुम सभी लोग तैयार हो जाओ। वह लोग उनके हाइड आउट की तरफ निकल जाते हैं, जहाँ पे कि लोगों ने उन्हें घेरे हुए रखा था। कुछ समय पहले तक तो ये लड़ाई से ही बातें सुलझाना चाहते थे, बट ये मेंबर्स ज्यादा होते हैं, इसलिए अब ये बातों से ही इस मैटर को सुलझाएंगे। शीरो निकल जाता है पीको से बात करने के लिए। वह चाहता था कि ईशी उसके साथ में चले, पर ईशी साफ साफ इनकार कर देता है, ये कहते हुए कि मैं पीको से नहीं मिलना चाहता हूँ। ये बात सुनते ही वह हैरान होते हैं, बट वो अपने साथ ए को ले जाता है। अब शीरो जो होता है ए के साथ में पीको से मिलने के लिए जाता है। पीको उनसे कहती है कि ये फाइट होके ही रहेगी। वो जिसके ऊपर शीरो कहता है हमें तुम्हारी इच्छाएं बताओ। वो कहता है कि हम सबसे पहले तो तुम्हें 2 डंजन देना चाहते हैं, एक केव और ट्विलाइट हिल का कुछ हिस्सा भी देना चाहते हैं, जिसके लिए तुम इनकार नहीं कर सकती हो। पर पीको कहती है कि ब्लैक बर्ड के जो वर्चुअल वर्ल्ड के अलावा रियल वर्ल्ड के अंदर वैल्यू 300 मिलियन येन है। अगर हम उसे कैद कर लेते हैं तब हम काफी ज्यादा अमीर हो जाएंगे। दूसरी तरफ पीको यह बात भी कहती है, इसलिए मुझे तुम्हारी पूरी ट्विलाइट हिल चाहिए। शीरो कहता है तो हम नेगोशिएशन नहीं कर सकते हैं क्या? जिसके ऊपर पीको चिल्लाते हुए कहती है नहीं, हमारे पास एक और रास्ता है, क्यों ना तुम मुझे ईशी दे दो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। ये बात सुनते ही ए तैयार हो जाता है, बट ईशी कमरे के अंदर आते हुए गुस्से में कहता है तुम मेरा सौदा नहीं कर सकते हो, मैं पीको के साथ रहने से अच्छा अपने गेम कैरेक्टर को ही डिलीट कर दूंगा। उसकी बात सुनते ही पीको शर्मा जाती है, कहते हुए कि ईशी मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। बट तभी एक धमाका होता है जो कि शीरो ने किया था। शीरो कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम तुम्हें ईशी को नहीं देने वाले हैं। पीको पे ये अटैक होता है। पीको अपने लोगों को भी उनके ऊपर अटैक लॉन्च करने को कहती है। शीरो जो होता है उनके अटैक से बिल्कुल भी नहीं डरने वाला होता है। पायरेट्स उसके ऊपर अटैक भी करते हैं, बट उसके पंचेस की पावर इतनी ज्यादा होती है कि वह उन्हीं की अटैक को रिफ्लेक्ट कर देता है। पीको ये देख के घबरा जाती है। पीको अब सभी लोगों को अटैक करने को कहती है। ए कहता है तो ईशी तुम क्या इसे पहले से जानते हो? ईशी और उसके कुछ फ्लैशबैक आते हैं, जहाँ पे ईशी ने वादा किया था वह गेम का सबसे ताकतवर प्लेयर बन के रहेगा, जो कि बात पीको को काफी ज्यादा भाग गई थी, इसलिए वह पीको उससे काफी ज्यादा फैसिनेटेड भी होती है। वहीं दूसरी तरफ पीको जो है उसे पसंद भी करने लगी है। वह बात करती है ईशी को उसी के ही साथ रहने के लिए, बट दूसरी तरफ शीरो जो होता है कहता है पीको तुम्हारे साथ ईशी जितने भी समय तक रहा है, क्या कभी वह तुम्हारे साथ हंसा भी था? जिसका जवाब जो होता है पीको के पास नहीं था। पीको उसका कोई जवाब नहीं दे पाती। शीरो बताता है कि वह उनके साथ रोज हंसता है। ये बात सुनते ही ईशी भी काफी ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है। ये कहने के बाद में शीरो जो होता है वह वहां से चला जाता है, पीको से यह कह के कि हम लड़ाई के लिए तैयार हैं। पीको भी अब उनसे फाइट के लिए तैयार होती है। वह शिगा को कहती है तो तुम तैयार हो जाओ, हम लोग इनके ऊपर अटैक करने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ अब इनके पास में पायरेट्स के काफी सारे अलर्ट वार्निंग आने लग जाती है। वह लोग तैयार होते हैं उनसे फाइट करने के लिए, बट सबसे पहले वो यहाँ पे एक बैरियर बनाने वाले हैं, जो कि एक का सुझाव होता है। उसके लिए वो जंगल के अंदर चले भी जाते हैं। बैरियर के लिए उन्हें काफी सारी मशीनें लगानी पड़ेगी। उसी दौरान वो लोग बात भी करने लग जाते हैं, ये सिर्फ एक गेम है, उन्हें इतना ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है। जिसके ऊपर ईशी बताता है कि तुम्हें पता है कि अकेबेन यहाँ का इस फैमिली का नाम क्यों पड़ा था? क्योंकि अकेबेन का मतलब होता है गेम एडिक्ट, और हम सब गेम के एडिक्ट हैं, इसलिए ही इस फैमिली का नाम अकेबाने ही पड़ा है। मैं और शीरो हम दोनों ही इस फैमिली को आगे तक लेके जाके रहेंगे। जिसके ऊपर ये कहता है कि मैं बस गेम को एक गेम की तरह ही देखता हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ अपने टाइम को स्पेंड करने आता हूँ और रियल वर्ल्ड से कुछ समय के लिए छुटकारा पाने के लिए, तुम भी इसको ज्यादा सीरियस मत लो। ये बात सुनते ही ईशी जो होता है गेम से लॉग आउट कर देता है। ताशिरो अपने हेडसेट को उतारता है। उसे काफी ज्यादा भूख लग रही थी, उसका पेट दर्द कर रहा था, जैसे कि उसके पेट में काफी दिनों से चूहे दौड़ रही हों। उसे अब काफी ज्यादा भूख लगने लग जाती है, इसलिए अब वह किचन की तरफ जाने लग जाता है, बट उसे वहाँ पे खाने को कुछ मिलता नहीं है। पर तभी वह देखता है उसके पीछे से आसुमा आता है। आसुमा जो कि उसका छोटा भाई है, वह अपने बड़े भाई को इस प्रकार नहीं देख सकता था, क्योंकि उसके पेट से आवाज आ रही थी, जो कि आसुमा ने भी सुन ली होती है। इसलिए वह अपने भाई के लिए खाना पकाने का डिसाइड करता है। वह खाने पकाने के लिए गैस लाइटर से चालू कर देता है, और वो कहता है तुम चिंता मत करो, और वह उसका फेवरेट खाना बनाने लग जाता है। वो कहता है कि भाई तुम काफी समय से ऐसे ही हो, क्यों ना तुम कुछ समय के लिए बात करो। वह उससे काफी सारी चीजें कहता है।
वहीं ताशिरो उससे कुछ कहना चाहता था बट वह चुप हो जाता है। उसके सामने वह डिश रख देता है और उसे खाने को कहता है। आसुमा ने उसकी फेवरेट डिश बनाई होती है और ताशिरो उसे खाता भी है, जो कि उसे काफी ज्यादा टेस्टी लगती है। बातों ही बातों में वह अपनी बहन के बारे में जिक्र करता है, ये कहते हुए कि ताशिरो, तुम्हें अपनी बहन आया से मिलने चलना चाहिए। जिसके ऊपर ताशिरो को काफी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। अब उसका खाना खाने का भी मन नहीं कर रहा था जब आसुमा कहता है कि उन्हें अपनी छोटी बहन की बरसी पे भी चलना पड़ेगा। ताशिरो अपने रूम के अंदर भागता है क्योंकि उसे ये बात पच नहीं रही होती और न ही खाना उसे लग रहा होता है। आसुमा कंटिन्यू रखता है बट दूसरी तरफ ताशी जो होता है वो गेम में आ जाता है ईशी बनके। अब ईशी के सामने दिखाई पड़ता है कि माया और शीरो जो होते हैं वह पायरेट से फाइट कर रहे होते हैं। सामने आने वाली वह काफी सारी शिप्स को अपने एक ही अटैक में नष्ट कर दे रहे होते हैं। वह जैसे उनके पास जाते हैं माया उसे गले से लगा लेती है और दूसरी तरफ हमें दिखाई देता है कि शीरो ने सभी शिप्स को अपने एक ही अटैक में खत्म कर दिया होता है। ये बात कहता है कि हमने इन सभी शिप्स को रोकने के लिए फॉर्मेशन बना ली होती है। वहाँ पे लियोन भी आता है। लियोन अपने एक साथी के साथ में था जिसे कि ब्लैक मास्क कह के हम लोग बुलाएंगे। वह ब्लैक मास्क के साथ में आता है ये कहते हुए कि हाँ, हमने पायरेट्स की मदद की थी बट हम लोग तुम्हें भी काफी ज्यादा प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इसलिए हम तुम्हारे लिए डिवाइस लेके आए हैं जो कि तुम्हारी अपनी इस ट्विलाइट हिल को काफी समय तक प्रोटेक्ट कर सकता है। यह बात सुनते ही वह काफी ज्यादा खुश होते हैं। शीरो भी तैयार होता है उनकी मदद पाने के लिए। वह लोग उसे बताते हैं कि हमारे पास एक ऐसी फॉर्मेशन है जिसके अंदर वह पायरेट कभी भी नहीं आ पाएंगे, जो कि तुम्हारी पावरफुल ताकत से ही चल सकता है। शीरो तैयार हो जाता है, वह उस शील्ड को भी चालू कर देते हैं। अब इसके अंदर वह पायरेट कभी भी नहीं आ सकते हैं, वह हमेशा के लिए सुरक्षित रहेंगे। ये कहता है कि हमें ब्लैक बर्ड को ढूंढना चाहिए, हम उससे काफी ज्यादा अमीर हो जाएंगे। ईशी भी यही चाहता था और शीरो कहता है हाँ, हम उसे जरूर ढूंढेंगे। माया भी यही चाहती है कि वह अपनी फैमिली के साथ खुश रहे। ये बात सुनते ही उन्हें हंसी आने लग जाती है। ईशी कहता है कहीं लियोन हमें धोखा ना दे दे, बट शीरो कहता है कि लियोन हमें कभी धोखा नहीं देगा, मुझे उसके ऊपर भरोसा है, चाहे वह तुम्हें कैसा भी लगता हो, मैं उसके लिए वाउच करता हूँ। उनका घर पूरे तरीके से टूट चुका था। तो दूसरी तरफ हमें पीको को दिखाया जाता है। पीको को जब ये बात पता चलती है कि ट्विलाइट हिल के ऊपर जो फॉर्मेशन है जो कि लियोन ने ही दी होती है, तब उसे काफी ज्यादा गुस्सा भी आता है। अब वहीं दूसरी तरफ लियोन जो होता है वह कहता है क्यों ना तुम मेरी ही मदद का इस्तेमाल करो, बट तुम्हें पैसे देने होंगे और ईशी को तुम भूलना पड़ेगा। यह बात सुनते ही पीको को गुस्सा आ जाता है। पीको कहती है तुम्हारी चाल अच्छी है। वह उसका गला काट देती है और कहती है गुस्से में कि मैं ट्विलाइट हिल को पाके रहूंगी और साथ में ईशी को भी। अब लियोन कहता है कि हमारा प्लान वैसे ही वर्क कर रहा है जैसा हम चाहते हैं। अब हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाते हैं कि उनका घर पूरे तरीके से टूट चुका था। ईशी को एक ब्लैक फेदर मिलता है। शीरो कहता है ये ब्लैक बर्ड है। तभी पीछे से काफी सारी ब्लैक बर्ड्स को आते हुए दिखाया जाता है। शीरो उसके पास जाता है। वह ब्लैक बर्ड जो होती है वो पूरे तरीके से काबू पा लेती है उस लाल ड्रैगन के शरीर के ऊपर जिसका कोई सर नहीं होता है। यह देखने के बाद में उन्हें याद आता है यह तो एक ड्रैगन की बॉडी है जिसे कि ईशी ने खत्म कर दिया था, बट ये वापस से जाग चुका है। वह सभी लोगों को तैयार होने को कहता है क्योंकि अब उन्हें इससे फाइट करना होगा। वह लोग अपने मैजिकल शूट को पहन लेते हैं जिससे कि वो उससे फाइट कर सके। ईशी तो जाता तो है उससे फाइट करने, बट वह उसके ऊपर एक खरोच भी नहीं मार पाता। यह देख के वो घबरा जाते हैं कि ये ब्लैक ड्रैगन कितना ज्यादा ताकतवर है। ब्लैक ड्रैगन के अब काफी सारे पर भी निकल आते हैं। उसके एक स्विंग से वह पीछे हट जाते हैं, बट शीरो सामने खड़ा था इसलिए उन्हें ज्यादा कुछ नहीं होता। शीरो कहता है हमें इसे खत्म करना होगा और इसे खत्म करने के लिए जाता है। पंचेस का इस्तेमाल भी करता है बट वो कुछ कर नहीं पाता। सभी लोगों को ये नजारा देखने को मिल रहा होता है। शीरो कहता है कि हमें इससे फाइट करनी होगी, इसे बैरियर से बाहर मत जाने दो। वह उससे फाइट करने लग जाते हैं। शीरो जो होता है वह कहता है जो फाइट कर सकता है वह आगे आओ। उसी दौरान ईशी जो होता है अपनी गोल्डन स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है और शीरो जो होता है उसको काफी ज्यादा फोर्स भी देता है। वो उसके शरीर से आर पार निकल तो जाता है बट उससे कुछ होता नहीं है। ब्लैक ड्रैगन अब जो होता है माया को मारने वाला था, इसलिए ए उसे बचाने के लिए धक्का दे देता है और खुद उसके पैरों तले कुचला जाता है। जैसे ही वह कुचला जाता है यह सभी लोग हैरान होते हैं, बट दूसरी तरफ आसुमा के हेडसेट में धमाका होता है। वह धमाका काफी जोर का था, ताशिरो को भी उसकी आवाज आती है। ईशी जो होता है देखता है कि वहाँ पे तो वो लड़का है ही नहीं जो कि ए होता है। यह सभी लोग देख पा रहे होते हैं कि ब्लैक बर्ड जो है वो बाहर आ चुका है और वह अकाबाने फैमिली से फाइट कर रहा है। माया उसे रिवाइव करने के लिए जाती तो है बट वहाँ पे उसे उसका कैरेक्टर दिखता नहीं है। उन्हें लगता है कि वो लॉग आउट कर चुका होगा, उसका इंटरनेट कनेक्शन नहीं पकड़ रहा होगा। बट शीरो को पता चल चुका था कि इसका रीजन क्या है। लियोन को भी यह बात पता चल चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ शीरो जो होता है ब्लैक बर्ड से बचने के लिए सबको कहते हैं लॉग आउट करने को कहता है। माया और ईशी जो होते हैं वे उस गेम से लॉग आउट कर देते हैं और वहां से शीरो भी लॉग आउट कर देता है, ये कहते हुए कि वक्त आ चुका है कि अब हमें हेलो वर्ल्ड को चालू करना होगा जो कि हमारा मिशन है। वह भी लॉग आउट कर देता है। शीरो और कोई नहीं बल्कि ताशिरो के फादर होते हैं जो कि कॉल पे कहते हैं वक्त आ चुका है, हमें ब्लैक बर्ड को ही खत्म करना होगा, उसे एलिमिनेट करने का वक्त आ चुका है। वह जल्दी जल्दी में
उस हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं जिस हॉस्पिटल के अंदर वह बंद थे। डॉक्टर उसे रोकने की कोशिश करता है बट वह उनकी बात नहीं सुनता। वहीं दूसरी तरफ ईशी जो होता है उसे काफी जोर से आवाज हुई होती है उसके भाई के कमरे से, इसलिए वह जाता तो है। उसे याद आता है कि वह अपने भाई के कमरे में काफी दिनों से नहीं आया। वह आसुमा को आवाज लगाता है, आसुमा जवाब नहीं देता, इसलिए वह उसका गेट खुद से ही खोल देता है। उसका भाई जो होता है सामने पड़ा हुआ था, वो भी अधमरी हालत के अंदर। उसका लेफ्ट हैंड वर्क नहीं कर रहा था। वह गेम स्क्रीन की तरफ भी देखता है जिसमें कैरेक्टर ए होता है। कैरेक्टर ए को देख के उसका भाई काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि आसुमा ही इतने समय से ए कैरेक्टर को रन कर रहा होता है। वह एम्बुलेंस को बुलाता है, अपने भाई को हॉस्पिटल ले जाने की बात कहता है, ये कहते हुए तुम ठीक हो जाओगे, तुम चिंता मत करो। हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर बताते हैं कि हमें इसे कुछ समय तक इस हॉस्पिटल में ही रखना होगा, तुम घर पे जा सकते हो। आसुमा जो होता है वह अपने भाई को शुक्रिया अदा करता है, ये कहते हुए कि भाई तुम रो मत, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। मैं तो बस इस वर्ल्ड से निकल के एक वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर गेम खेलता था। मैं जो अपने एक साथी को बचाना था जो कि अपनी फैमिली से दूर है, मुझे उसे रियल वर्ल्ड में लाना था। ताशिरो जानता है कि वह साथी ईशी है और ईशी खुद ताशिरो है, बट वह उसे बताने से इनकार कर देता है कि वो ईशी है, इसलिए वह वहां से निकल जाता है ये कहते हुए कि भाई मैं चाहता हूँ कि तुम जल्द से जल्द ठीक हो जाओ, उसके बाद हम एक साथ गेम खेलेंगे जो कि वर्ल्ड प्लैनेट ही गेम होती है। इसलिए ताशिरो वहां से निकल जाता है ये कहते हुए कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी गेम के अंदर तुम्हारा साथ दूंगा। वो भागते हुए जाता है अपने घर की तरफ, ये सोचते हुए कि मुझे आके अपनी फैमिली को बचाना होगा उन पायरेट से। वहीं डॉक्टर से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ था। वह कहता है उसके इलेक्ट्रिक हेडसेट के अंदर से शॉक आया था। ये बात सुनते हुए हैरान हो जाता है क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा नहीं सुना होता है। बट दूसरी तरफ आसुमे को वह शॉक वाकई में लगा था, ये बात उसे पता होती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है ताशिरो को। ताशिरो जो होता है वह काफी ज्यादा उदास होता है अपने भाई को लेके, क्योंकि वो उसे इतने दिनों से नापसंद करता था। वह गेम के अंदर लॉगिन तो करता है बट उसकी गेम बैन हो चुकी होती है। वह काफी ज्यादा परेशान होता है ये सोचते हुए कि मैं गेम से कैसे बैन हो गया, बट वह कोडिंग का इस्तेमाल करता है। उसे याद होता है कि उसके फादर ही प्लैनेट गेम के सबसे बड़े डेवलपर होते हैं। उसके फादर ने उसे बचपन में ये डेवलपिंग सिखाई हुई होती है और उसे एक पासकोड भी दिया होता है उस दिन जिस दिन उसकी बहन ने उस चाय का कप गिरा दिया होता है। और उस दिन उसके फादर काफी ज्यादा गुस्सा भी होते हैं। वह उससे पास में जाके बताते हैं कि किसी भी डेवलपर की जो शुरुआत होती है वह हेलो वर्ल्ड से होती है। अगर तुम हेलो वर्ल्ड लिखते हो तो तुम इस गेम के अंदर लॉग इन कर पाओगे और उसकी कोडिंग के अंदर भी। यह बात जब उसे याद आती है तब वह ऐसा ही करता है, वह हेलो वर्ल्ड कोड का इस्तेमाल करता है और कोड को वापस से चेंज कर देता है योर वर्ल्ड के अंदर। डेवलपिंग का सारा सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है और अब हम उस सीन के ऊपर आते हैं जब आया मर चुकी हुई होती है। आया के मरने की न्यूज से पूरी फैमिली काफी ज्यादा उदास हो चुकी थी और ताशिरो की मदर तो पागल से ही हो चुकी थी। उसके फादर खुद को जिम्मेदार भी नहीं ठहराते हैं अपनी छोटी बेटी के जुर्म के अंदर भी। उसकी मदर सिंक्रोफेनिया की शिकार बन चुकी थी, उसे हमेशा माया दिखाई देती थी, इसलिए एक दिन वह घर छोड़ के चली जाती है। ताशिरो को वह बातें अभी तक याद होती हैं, बट अब वो गेम के अंदर आता है, ब्लैक फेदर को देखता है। ब्लैक फेदर से उसे याद आता है कि अभी तक है वर्ल्ड के अंदर शील्ड लगी हुई है, इसलिए वह ट्विलाइट हिल को छोड़ के नहीं जा सकता है। बाहर हमें काफी सारे पायरेट शिप्स को दिखाया जाता है जो कि उनके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, बट उनके अटैक काम नहीं आते हैं। वह शील्ड को तोड़ने का चाहे कितना ही प्रयास कर ले वह कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। बस वे बाहर से देख सकते थे ब्लैक बर्ड को अटैक करते हुए। वह अंदर जाके उन लोगों को बचाना चाहते थे और ब्लैक बर्ड को खत्म करना चाहते थे, बट शील्ड काफी ज्यादा ताकतवर है। वह चाहे कितना ही प्रयास कर ले, शेरों के द्वारा बिछाई गई ये शील्ड उनसे टूटने के नाम ही नहीं ले रही थी। शिगा चाहता था कि हमें टीम को बदलना होगा। अगर तुम ईशी को बचाना चाहती हो तो क्यों ना तुम ईशी के ही पीछे जाओ और मैं यहाँ पे बाकी चीजें संभाल लूंगा। पीको जो होती है शिगा की बात को मद्देनजर रखती है और कहती है तुम्हारी बात काफी समय तक सही भी है और तुम मेरा काफी समय से साथ भी दे रहे हो, इसलिए मैं तुम पे भरोसा करती हूँ। वहीं पे पीको जो होती है वो ईशी के लिए अपना हाथ जो है वो शिगा से मिला लेती है। वह दोनों जैसे ही एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं वह दोनों अब इन पायरेट के लीडर बन जाते हैं। जितने भी लोग जो कि पायरेट बने हुए होते हैं वह ये बात देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि कैसे पीको ने अपने साथ में लीडरशिप शेयर कर ली होती है शिगा के साथ में। पीको के साथ ही तो दुखी होते हैं कि शिगा की जरूर कोई चाल होगी। दूसरी तरफ वहाँ पे पीको कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं जाके ईशी और उस ब्लैक ड्रैगन को खत्म कर दूंगी, तुम चिंता मत करो। वहीं पे उसका एक साथी कहता है कि मैं पायरेट इसलिए बना था क्योंकि मैं अपने रियल वर्ल्ड से इस वर्ल्ड में आके थोड़ी बहुत मस्ती कर सकूं, मैं वाकई में एक टीचर हूँ। ये सारी बातें एक एक करके वो सुनाने लग जाते हैं। दूसरी तरफ हमें लियोन और उसके साथी ब्लैक मास्क को दिखाते हैं। ब्लैक मास्क वहाँ पे आके कहता है तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार है, तुम्हें ये वेपन खरीदना होगा जिससे कि तुम उस शील्ड को तोड़ सकते हो, बट ये चीज तुम्हें पैसों में मिलेगी, तुम पैसे देने के लिए क्या तैयार हो? जिसके ऊपर पीको साफ साफ इनकार कर देती है और उसके साथी भी ये कहते हुए कि जरूर उसकी चाल होगी। शिगा सामने आता है
वहाँ से पीको निकल जाती है और वो शील्ड को तोड़ते हुए कहती है कि शिगा तुम बाकी की चीजें संभाल लेना, मैं जा रही हूँ ईशी के पास में। वह ईशी के पास निकल जाती है, वह ईशी से फाइट करने की कहती है। दूसरी तरफ हमें आसुमा को दिखाते हैं। आसुमा के पास में एक लड़की आती है जिसका नाम हानुका होता है। हानुका उसे गेम में वापस से लॉग इन करने से इनकार कर देती है और अपना ध्यान रखने को कहती है। ये कहने के बाद में वो वहां से निकल जाती है कहते हुए तुम अपने फादर की चिंता मत करना। दूसरी तरफ ईशी और पीको की फाइट चल रही होती है। पीको कहती है अगर मैं जीत जाती हूँ तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। ईशी उसके लिए तैयार था क्योंकि उसे पता है कि उसे नहीं हरा पाएगी। बट ईशी को जब हैरानी होती है जब पीको की वो स्टेट देखता है जो कि 2000 से पार होते हैं। वह उसके ऊपर चाहे कोई सा भी अटैक कर ले, पीको उससे हार ही नहीं रही होती है। वहीं पीको कहती है कि इस बार मैं तुम्हें जरूर हरा के रहूंगी। वहीं पे ईशी जो होता है उसे याद आने लग जाता है कि कैसे पीको उसके साथ में शुरुआत से ही थी। जब पीको से शुरुआत में बात करने आई थी कि वैसे उसने उसे खत्म कर दिया होता है एक ही अटैक के अंदर। उसे कई बात से पीको उसके साथ में लड़ाई करती हुई आ रही थी जब तक कि उसने आके बेन फैमिली को नहीं मिला होता है। ईशी ने पीको को हरा दिया होता है। वह पीको से कहता है अब तो तुम हार गई हो। पीको रोने लग जाती है कहते हुए मैं तो बस चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ भी थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करो, आके बेन फैमिली के साथ में भी तुम टाइम स्पेंड कर सकती हो। अंदर ही अंदर ईशी भी पीको को काफी ज्यादा चाहता था, इसलिए वह उसे एक पार्टी इनवाइट भेज देता है ये कहते हुए कि तुम भी एक आके बेन फैमिली का हिस्सा बन सकती हो और अभी तुम मेरे साथ में एक टीम में फाइट करो। अब दूसरी तरफ हमें हानुका को दिखाया जाता है जो कि ताशिरो के फादर के पास में आती है यानी कि शीरो के पास में। वहीं दूसरी तरफ ईशी जो होता है ब्लैक फेदर को पकड़ता है और कहता है कि हमें वक्त आ चुका है कि ब्लैक फेदर को खत्म करना होगा, क्योंकि जब तक ब्लैक फेदर जिंदा रहेगा इस गेम में कोई भी इंसान अच्छे से नहीं खेल पाएगा। वहीं दूसरी तरफ ईशी के सामने पीको कहती है कि तुम आखिरकार करना क्या चाहते हो। पीको उसकी बात से काफी ज्यादा खुश होती है ये कहते हुए कि मैं पायरेट के लीडर तो हूँ बट मैं चाहती हूँ कि मैं उन लोगों का साथ दूं, क्यों ना तुम भी मेरी गिल्ड में आ जाओ जिससे कि हम सब की एक बड़ी फैमिली बन जाए। वहीं दूसरी तरफ हमारे ईशी को यही बात सता रही होती है कि वह समय के साथ साथ में पीको को बहुत ही ज्यादा पसंद करने लगेगा। वह पीको को काफी ज्यादा चाहता तो है बट वह उसे इसलिए नहीं चाहना चाहता क्योंकि उसे वो रियल वर्ल्ड में कभी भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो रियल वर्ल्ड में हर किसी को इग्नोर करता है। अगर वह अभी से ही पीको के काफी ज्यादा नजदीक आ गया तो वह खुद को कभी रोक नहीं पाएगा। दूसरी तरफ शिगा को दिखाया जाता है। शिगा सभी लोगों को पायरेट गिल्ड से निकाल देता है, उसने लियोन के साथ में हाथ मिला लिया होता है। वहीं ये बात जब पीको को पता चलती है तो पीको को गुस्सा आ जाता है। शिगा कहता है कि मुझे पीको और तुम लोगों की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम पीको के काफी ज्यादा वफादार थे। समय से ही मैं तुम्हें निकालना चाहता था बट अब समय आ चुका है कि तुम्हें अब इस गिल्ड से जाना पड़ेगा। मैं इस ब्लैक बर्ड को पकड़ के अमीर होना चाहता हूँ, मैं इस गेम को बदलना चाहता हूँ। वहीं साकुरा पूछता है कि तुम्हारी ये सब करने की वजह क्या होती है, जिसके ऊपर लियोन कहता है कि ये प्लेनेट वर्ल्ड को सुरक्षित रखना चाहता है हमारी ही तरह, तुम जैसे लोगों से जिनके रियल वर्ल्ड में कोई वैल्यू नहीं होती, तुम आउटकास्ट हो। उसी दौरान पीको वहां पे आ जाती है। पीको शिगा से पूछती है कि तुम समय से ही क्या मुझे धोखा देना चाहते थे। शिगा कहता है कि अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है तो तुम गेम को क्विट कर सकती हो। जैसे ही पीको उसकी बात सुनती है पीको गुस्से में कहती है कि नहीं, मैं इस गेम को क्विट नहीं करने वाली हूँ, मैं कुछ और करूंगी। शिगा जोरों से हंसने लग जाता है कहते हुए कि मेरे साथ में अब बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते हो। पीको को उसका दोस्त उसे पकड़ता तो है बट वो उसे मुक्का मार के दूर फेंक देता है। वहीं दूसरी तरफ ईशी वहां पे आ जाता है ये कहते हुए कि तुम सभी को अपनी फाइट रोकनी ही पड़ेगी। ईशी चाहता था कि शिगा माफी मांगे पर शिगा इनकार कर देता है। इसी वजह से ईशी अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पाता और पूरी शिप को तोड़ देता है। अब जैसे ही शिप टूट रही होती है ईशी को पता चलता है कि अभी तक हमारी जो पीको है किस तरह के लोगों से घिरी हुई होती है। सीन शिफ्ट होता है और अब हमें शीरो को दिखाया जाता है। शीरो को जब ये बात हानुका से पता चलती है कि अभी भी गेम के अंदर में ईशी लॉगिन है तब उसे ये बात जान के हैरानी होती है। वहीं दूसरी तरफ शिगा कहता है कि हमें इस शिप को टूटते हुए से रोकना पड़ेगा, अगर ये शिप पूरे तरीके से टूट जाएगी तब उन्हें रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी और वो उस वेपन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ये बात लियोन जैसे ही सुनता है तब वह इस शिप की ग्रेविटी को रोक देता है। यह शिप बड़ी ही धीरे धीरे से ही रुक रही होती है नीचे की तरफ गिरने से। ईशी पीको से कहता है कि मैं अगर पायरेट गिल्ड का लीडर बन जाता हूँ तब तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि हम 3000 लोगों की जगह सिवाय उन लोगों को रखें जो कि हमारे भरोसे के लायक हो, ना कि शिगा जैसे हो। जिसके ऊपर पीको मान जाती है, पीको तैयार भी होती है। तो ईशी कहता है कि तुम्हारे साथ ईमानदार लोग कौन है, जिसके ऊपर वह अपने 4 लोगों से मिलाती है। ईशी को शुरुआत में शक होता है उन लोगों के ऊपर बट पीको जो होती है वो कहती है तुम इन पे शक मत करो, ये काफी ज्यादा वफादार है। अगर हमें यहाँ पे इससे हराना है यानी कि शिगा को, तब हमें उस वेपन को तोड़ना पड़ेगा जो कि इस शिप के अंदर है और साथ ही में उस फ्लैग को भी तोड़ना पड़ेगा जिससे कि वह इस वेपन का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा और वह लीडर की पोजीशन से भी अपने आप हट जाएगा। ये बात जानते ही ईशी कहता है कि मैं इसे रोकने की पूरी कोशिश करूंगा, तुम यहाँ से जाओ और उस फ्लैग को वहां से तोड़ दो जिससे कि हम शिगा को हरा सके।
वहीं दूसरी तरफ शीगा कहता है कि तुम मुझे नहीं हरा सकते हो, मेरे स्टेट जो है वो 30,000 से भी ऊपर जा चुके हैं। ये बात सच भी होती है। शीरो भी अब गेम में लॉगिन करने की बात करता है, वरना ईशी वहां पे मारा जाएगा। हानुका शुरुआत में मना करती है, बट वह उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए गेमिंग हेडसेट को पहन लेता है, ये कहते हुए कि ईशी मेरा फैमिली मेंबर है, मुझे उसे बचाना होगा। ईशी को वो वेपन जो होता है काफी ज्यादा मार रहा होता है, बट ईशी अपनी स्पेशल स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है और उस वेपन को यानी कि शीगा को अपनी स्वॉर्ड से पकड़ लेता है। शीगा मदद मांगता है लियोन से, बट लियोन इनकार कर देता है और मास्क मैन भी, क्योंकि अगर शीरो भी बीच में आ गया तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। अब वो वेपन जो होता है ईशी से अकेले फाइट करने को कहता है, वह उसकी हर एक स्वॉर्ड को रोक लेता है। ईशी पीको को यहाँ से जाने के लिए कहता है, ये कहते हुए कि अगर वो नहीं जीत पाई तो वह इसका लास्ट दिन होगा इस गेम के अंदर, और वो अकेले ही फिर इस गेम को प्ले करेगी, क्योंकि वह बस इस गेम को बचाना चाहता है इन लोगों से। पीको अब सोच में पड़ जाती है, अगर वो उसे रियल लाइफ में मिली हुई होती तो उनकी लाइफ कितने ज्यादा अच्छी होती, वह दोनों अच्छे टाइम स्पेंड करते। बट ये गेम की वजह से हमारे ईशी की लाइफ काफी ज्यादा दुखी हो चुकी है। वह उसे इस गेम वर्ल्ड से निकाल के रियल वर्ल्ड में ले जाना चाहती है, जहाँ पे कि वह भी एग्जिस्ट करती है और दोनों अच्छे से रह सके, क्योंकि उनके पास लौटने को एक जगह होगी जो कि रियल वर्ल्ड है, जिसके ऊपर ईशी कहता है कि गेम वर्ल्ड ही मेरा वर्ल्ड है, अगर मैं यहाँ पे जिंदा नहीं हूँ तो मैं रियल वर्ल्ड में भी जिंदा नहीं हूँ। उसकी बात सुनते ही पीको वहाँ से निकल जाती है, ये कहते हुए मैं उस वेपन को जरूर से डिस्ट्रॉय कर दूंगी जो कि तुम्हारा जीने को नर्क बना रहा है। ये कहने के बाद में पीको वहाँ से निकल जाती है, ईशी को लास्ट टाइम गुड बाय कह के। वहीं पे ईशी उसका इंतजार करने की बात कहता है, क्योंकि जब तक वो आएगी, जब तक वो उसे अगर खत्म कर चुका होगा। सीन शिफ्ट होता है और अब हमें दिखाया जाता है ईशी अब अकेला पड़ चुका था पीको को लास्ट टाइम बाय कह के। वहीं पीको जो होती है काफी ज्यादा सैड हो जाती है, वो वहाँ से निकल चुकी थी उस फ्लैग को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो कि पायरेट का है। वहीं लियोन बीच में आता तो है, बट वह उसके सर को धड़ से अलग कर देती है। अब वह जैसे ही कमरे में जाती है, शीरो उसके सामने होता है और हमें बताया जाता है पीको की लाइफ के बारे में एक फ्लैशबैक के अंदर, जहाँ पे कि पीको की जो मदर होती है वह उसे हमेशा ही कंट्रोल करने का कोशिश करती है। उसकी मदर काफी ज्यादा टॉक्सिक होती है, वह उसकी लाइफ को पूरे तरीके से कंट्रोल करना चाहती है, क्योंकि वह उसे परफेक्ट बनाना चाहती है। उसके के अंदर पीको का कोई भी दोस्त नहीं होता है, वह टेरेस के ऊपर बैठ के अकेले ही लंच कर रही होती है। वह जानती है कि उसकी मदर किस प्रकार की है, वह अपनी माँ से छुटकारा भी तो नहीं पा सकती है। प्लेनेट वर्ल्ड एक ऐसी गेम है जहाँ पे कि वह अपनी मदर से दूर रह के अपनी एक अलग ही लाइफ जी सकती है। उस लाइफ के अंदर उसे ईशी मिला था। स्कूल में कॉलेज के लिए सर्वे होता है जिससे वो फील करना भूल जाती है। उसके साथी उसे बाहर चलने के लिए कहते हैं, पर वो मना कर देती है क्योंकि उसकी मदर ने उसे बुलाया होता है। अब वह एक जंगल से होते हुए जा रही थी, उसके बाद में गार्डन से। गार्डन के जैसे ही वह पास में आती है, उसे एक ब्लैक कैट दिखती है जो कि उसे ईशी की याद दिलाती है। वह उसे थोड़ा बहुत पेट करती है, तभी उसके साथ ही उसे देख लेते हैं जो कि उसके स्कूल के ही दोस्त होते हैं। बिल्ली तो डर के मारे वहां से चली जाती है, बट उसके साथ ही उसे उसके साथ हैंग आउट करने को कहते हैं। इस बार वह मना नहीं कर पाती और पीको उनके साथ में चलने के लिए मान जाती है। वह काफी समय तक हैंग आउट करते हैं, अलग अलग तरह की डिशेस भी खाते हैं। वह अब एक ऐसी जगह पे आते हैं जब रात होती है और वहाँ पे जब लाइट चमकती है तब वहाँ का व्यू देखने लायक था। उसकी दोस्त अब अपनी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स बताने लग जाती है, जिसके अंदर पीको से एक अच्छी एडवाइस देती है, और उसी एडवाइस की जरूरत हकीकत में पीको को भी होती है, बट पीको कभी उसे अप्लाई नहीं कर पाती। इसी तरह काफी समय बीत जाता है और वो एक अच्छे टाइम स्पेंड करती है, बट जैसे ही वह घर की तरफ बढ़ती है तब उसे उसकी मदर दिखाई पड़ती है जो कि गुस्से में कहती है, तुमने उस मेरी कॉल क्यों नहीं उठाई। पीको गुस्से में अपनी माँ को दूर करते हुए कहती है कि तुम मेरा लाइफ कंट्रोल करना बंद करो, ये मेरी लाइफ है, मैं इसे जीना चाहती हूँ, तुम इसे हर बार बस कंट्रोल ही करती रहती है। उसकी माँ दुखी हो जाती है और वहाँ से निकल जाती है, तो पीको भी अपने कमरे में आकर रोने लग जाती है। उसका हाथ कट चुका था जो कि शीरो ने काटा था। शीरो कहता है, ये जो तुम्हारे पास जितनी भी फीलिंग्स है ये तुम्हारी फीलिंग्स नहीं, बस ये कंप्यूटर के कुछ एल्गोरिथम्स है जिससे कि तुम्हें ये फीलिंग्स मिली है, तुम्हारे पास कोई इमोशन ही नहीं है। ये बात सुनते ही वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम ईशी के साथ अच्छा बिहेव नहीं करना चाहती हो, मैं उसे रियल वर्ल्ड में भी ले जाना चाहती हूँ, बट शीरो एक बात कहता है कि वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। यह बात सुनते ही वह हैरान हो जाती है कि आखिरकार ये बंदा कह क्या रहा है, जिसपे शीरो कंटिन्यू करता है और वह सारी चीजें उसे बता देता है कि वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट इसलिए नहीं करती है क्योंकि वह बल्कि एक एआई है। एआई होने का मतलब है कि वह बस इस गेम के अंदर है। यह बात सुनते ही उसकी दुनिया तबाह सी हो जाती है। उसे लगता था कि उसकी एक हकीकत में भी जिंदगी है, बट हकीकत में उसकी कोई जिंदगी होती ही नहीं है। शीरो बताता है कि उसे क्रिएट किया गया था इस गेम के अंदर ये जानने के बाद में कि हम एआई को और भी ज्यादा मॉडर्न बना सकते हैं, और उसी का ही प्रूफ ये जीता जागता ब्लैक बर्ड है। ब्लैक बर्ड की वह कोर है। ये बात सुनते ही वह शीरो पे अटैक करती है, बट शीरो उसे दूर की तरफ फेंक देता है अपने एक ही पंच में,
और वो सामने दो दीवारें खड़ी करता है, उसे मारते हुए ग्राउंड के अंदर ले जाता है। उनकी फाइट के अंदर पिको तो शीरो से बिल्कुल भी नहीं जीत सकती थी। शीरो वाकई में काफी ज्यादा ताकतवर था, चाहे वह कुछ भी कर ले वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। वो उसके हाथ और पाँव काट देता है और कहता है कि पिको तुम्हें शांति से मरना होगा, वरना तुम्हें सच का सामना करना होगा। तुम कोई भी लड़की नहीं हो, तुम इस गेम का ही एक हिस्सा हो और तुम्हें गेम के साथ ही जाना पड़ेगा। पिको उसकी बात सुन के हैरान होती है। शीरो कंटिन्यू करता है और वह बताता है कि वह उसके साथी की ही मेमोरी से बनाई हुई एक लड़की है जिसे कि वह गेम के अंदर लाना चाहते थे और वो गेम के अंदर इसलिए ही है। पिको को जब ये बात समझ में आती है तो वो लॉग आउट करने की कोशिश करती है, बट वो लॉग आउट नहीं कर पाती। जितनी भी मेमोरीज उसके पास में थी वह सिर्फ एक छलावा थी, उसकी हकीकत कुछ और ही है। वह गेम का ही एक हिस्सा है। वह उससे कहती है कि मैं तो बस ईशी से प्यार करती थी, मैं ईशी के साथ रहना चाहती थी। तुम लोग फैमिली का हिस्सा तो हो, बट क्या तुम ईशी से प्यार भी करते हो? दूसरी तरफ हानुका ये सारी चीजें देख रही होती है। वह बड़े ही आसान से पिको को डिलीट कर सकती थी। अब शीरो जो होता है वह कहता है कि हम ईशी का ध्यान रखेंगे, तुम चिंता मत करो। दूसरी तरफ पिको कहती है ईशी के साथ मैं किसी भी जन्म में साथ रहने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। ये कहते कि साथ में उसका कैरेक्टर जो होता है वह डिलीट हो जाता है और उसी दौरान शीरो अपनी जगह पे आके बैठ जाता है। हानुका को ये बात जब पता चलती है कि वह दुखी है। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि ईशी अभी तक पिको का ही इंतजार कर रहा होता है। एक जगह शिगा जो है वो लियोन से हाथ मिलाने की बात कर रहे होते हैं। सीन कट होता है और अब हमें दिखाया जाता है कि शीरो के पास में हानुका ये बात करती है कि हमें जल्द से जल्द पिको का कैरेक्टर डिलीट करना होगा। वो पिको का कैरेक्टर डिलीट भी कर देते हैं। दूसरी तरफ ईशी जो होता है अब वो वहाँ पे उस वेपन से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। अभी तक वह वेपन नष्ट नहीं हुआ होता है। वो हैरानी में था कि पिको कहाँ रह गई। वो उससे फाइट करने के लिए तैयार था। हानुका बात करते हुए कहती है कि मैंने काफी सारे एआईस को डिलीट कर दिया है जो कि गेम के अंदर हिस्सा थे और वह पिको के दोस्त ही होते हैं। उसने जितने भी एआईस को खत्म किया होता है। वह लोग ये बात कर रहे थे कि वे गेम के अंदर किसी भी प्रकार के एआई को नहीं रहने देंगे, वरना ये गेम की वजह से हमारी पूरी दुनिया खत्म हो सकती है। इसलिए मुझे जल्द से जल्द वापस से गेम में जाना होगा। हानुका कहती है बस आपके पास 2 मिनट है, 2 मिनट के अंदर ही आपको सब कुछ करना होगा जो कुछ भी आप उस गेम के अंदर करना चाहते हो, वरना आप कभी भी गेम से वापस नहीं आ पाओगे। ब्लैक बर्ड पूरी तरीके से गेम के ऊपर काबू पा लेगा। उसकी ये बात सुनते ही वह गेम के अंदर वापस से चले जाते हैं और अपने बाहर की दुनिया का ध्यान रखने के लिए हानुका को कहते हैं। वह वेपन जैसे ही कमरे के अंदर जाता है उसे वहाँ पे पिको नहीं दिखाई देती। वह पिको को काफी खोजता है, बट लियोन वहाँ पे आके कहता है वह शीरो के साथ में होगी। पिको यहाँ से जा चुकी है तो तुम उसके ऊपर ज्यादा ध्यान मत दो, अब हमें ब्लैक बर्ड को समन करना होगा, वक्त आ चुका है। बाहर हमें दिखाया जाता है उसने काफी सारे प्लेयर्स को मार दिया होता है जिसके अंदर ईशी भी होता है। वहीं पे दूसरी तरफ पिको के दोस्त कह रहे होते हैं कि तुम एक गद्दार हो, तुम्हें अगली जिंदगी बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ ईशी ये बात कहता है कि मैं तुमसे जरूर बदला लेके रहूंगा, मैं 10,000 लोगों को जोड़ूंगा, अपनी एक गिल्ड बनाऊंगा और एक ऐसा वेपन बनाऊंगा जिससे कि शिगा मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। शिगा कहता है कि सपने देखना अच्छी बात है पर उनको पूरा करने के लिए मेहनत भी लगती है जो कि तुमसे नहीं हो सकती है। 10,000 मेंबर लाना इतना भी मुश्किल है, आसान काम नहीं होने वाला है। अब हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। बड़े ही आसानी से उस वेपन ने सभी लोगों को हरा दिया होता है। अब ब्लैक बर्ड की समनिंग यहाँ पे चालू होने वाली होती है। उसी दौरान हमें दिखाते कि ईशी वहाँ से गायब हो गया था, ये बात जान करके कि पिको गेम से जा चुकी है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है वह वेपन जो होता है पीछे की तरफ देखता है और कहता है कि कितना समय लगेगा ब्लैक बर्ड को यहाँ पे समन करने के लिए। लियोन कहता है तुम चिंता मत करो, बस ब्लैक बर्ड यहाँ पे आता ही होगा। ब्लैक बर्ड के काफी सारे पंख बिखरते हुए दिखाई देते हैं। लियोन कहता है वो शायद से अब आ चुका है। अब हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कुछ समय पहले की बात, जब लियोन ने अपना साथ देने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया था शिगा की तरफ, ये कहते हुए कि हम तुम्हें अमीर बना के रहेंगे चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। और गिल्ड का लीडर भी ब्लैक बर्ड के लिए पोर्टल खुलता है, एक हाथ बाहर निकल के आता है और एक बहुत बड़ी सी शैडो को हमें दिखाया जाता है जो कि स्क्रैक रो टाइप की लग रही थी, जिसे कि चैन में बांधा गया होता है, जिसकी आंखों से ब्लैक लिक्विड निकल रहा था। उसे देख के वह वेपन डर जाता है, बट तभी हमें वहाँ पे 4 गार्ड्स को आते हुए दिखाया जाता है जो कि प्लेनेट के गार्ड होते हैं, वो उसे खत्म करने के लिए आए थे। लियोन ये देख के हैरान होता है, वो कहता है ये इस प्लेनेट के गार्ड है। बट दूसरी तरफ ब्लैक बर्ड जो होता है वह अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और उन गार्ड्स को एक ही अटैक में उस जगह से गायब कर देता है। वह गार्ड्स उसका कुछ कर भी नहीं पाते हैं। ऐसा लग रहा होता है कि ब्लैक बर्ड ने उसकी पूरी तरीके से कोडिंग ही डिलीट कर दी होती है। वह मास्क के पास जाके पिको के हालचाल के बारे में पूछता है। लियोन बताता है कि पिको खत्म हो चुकी है। यह बात सुनते ही उसको गुस्सा आता है। वहीं पे हमें वेपन को दिखाया जाता है जो कि ब्लैक बर्ड को पकड़ने तो जाता है बट वह सही समय पे लॉग आउट कर देता है मरने से पहले। वो कहता है कि मैं उसे बाद में जाके पकड़ लूंगा। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है शीरो को।
शिरो के पास में हानुका आती है और हानुका कहती है ब्लैक बर्ड को समन कर लिया गया है। दूसरी तरफ शिगी जब गेम में जाने की कोशिश करता है तो वो गेम में लॉगिन नहीं कर पाता। उसे लगता है कि हेडसेट उसका टूट चुका है उस ब्लैक बर्ड के डर की वजह से। तभी हमें दिखाया जाता है उसके पीछे से एक परछाई बड़ी ही तेजी से जाती है जो कि और किसी की नहीं ब्लैक बर्ड की होती है। बट उसे लगता है कि शायद से वह एक सपना देख रहा है क्योंकि ब्लैक बर्ड से वो काफ़ी ज़्यादा घबरा चुका था। उसे काफ़ी ज़्यादा इल्यूजन्स भी आ रही हैं। दूसरी तरफ शिरो कहता है कि हमने एक मॉन्स्टर को जन्म दे दिया है जो कि रियल वर्ल्ड में आ चुका है। वो इस रियल वर्ल्ड को ख़त्म कर देगा, वो हमारे वेपन्स के ऊपर भी काबू पा लेगा और लोगों की ज़िंदगियों को नष्ट कर देगा। हमें उसे रोकना होगा चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। मुझे वापस से गेम में जाना होगा। हानुका तो कह रही होती है अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, अभी आपको रुकना होगा। वहीं दूसरी तरफ ब्लैक बर्ड का आतंक ऐसा फैलेगा इस दुनिया के अंदर कि उसे कोई रोक नहीं पाएगा। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कैसे शिगी को पीछे ब्लैक बर्ड दिखाई पड़ती है पर एकदम से वो गायब हो जाती है। उसे लगता है कि ये सिर्फ उसका एक इल्यूजन है, इसलिए इस इल्यूजन को दूर करने के लिए वापस से गेमिंग हेडसेट को ऑन करता है बट वो गेम में लॉगिन नहीं कर पाता। इसलिए अब वो बाहर जाने का प्लान बनाता है, एक इंटरनेट कैफे पे जाके वो गेम खेलेगा। बट उसे एक मैसेज आता है कि उसे जॉब से निकाल दिया गया है। उसे नज़रअंदाज करता है क्योंकि वो ब्लैक बर्ड को पकड़ने वाला है। ट्रैफिक लाइट ग्रीन होती है, उसके फ़ोन पे मैसेज आता है ड्यूरेबिलिटी टेस्ट। वो हैरान था, एक ट्रक आके उसे कुचल देता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या हुआ। ब्लैक बर्ड उसके पास आके कहती है ये कमज़ोर है। उसकी आंखें खुलती है, वो हैरान था कि क्या हुआ था मेरे साथ, अभी भी क्या वो अभी भी एक इल्यूजन देख रहा था। उसके फ़ोन पे दूसरा टेस्ट चालू हो जाता है। उसके घर में आग लग चुकी थी, वो आग की वजह से मारा जाता है। इसी प्रकार से उसे अब अलग अलग तरीके से मौत दिखाई जाती है जो कि वह सपने में भी नहीं देख चाहता था। उसके सामने ब्लैक बर्ड हमेशा आती थी लास्ट एंड में ये कहते हुए कि तुम काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो। उसके पास वाले एक नेबर ने उसके सर के ऊपर चाकू मार के उसका अंत कर दिया था। यह सारी चीज़ें वो एक ब्लैक केज के अंदर हो रही थी जो कि ब्लैक बर्ड का ही एक घर है जो कि हमारे प्लैनेट गेम और रियल अर्थ के बीच में एक और वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है। लियोन कहता है कि उसकी मौत के बावजूद भी हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वह एक बहुत ही ज़्यादा बुरा इंसान था। वो गेम के अंदर भी अर्न करता था और गेम के बाहर भी। उसे गेम के अंदर से ज़्यादा लेना देना नहीं था, वह बस पैसे कमाना चाहता था गेम के द्वारा। बट गेम को हम लोग बचाना चाहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए हम इस गेम को सुरक्षित रखेंगे। अब वह उस शिप को पूरे तरीके से गिरा देते हैं क्योंकि वह अपने स्पेल को वहाँ से हटा देते हैं। शिप जो होती है वो नीचे टूट के गिर जाती है। अब लोगों तक ये बात फैल जाती है कि पीको को लीडरशिप से हटा दिया गया है और शीगा लीडर बन चुका है। पायरेट जो गिल्ड थी वो बड़े ही आसानी से खत्म हो गई। ये सारी बात सुनते हुए वह लोगों को मार रहा था ईशी क्योंकि वो पीको की बेइज्जती कर रहे थे। पीको को वो काफी समय तक याद करता है क्योंकि वह गेम में नहीं आई थी। उसके पीछे उसकी माँ आती है और ईशी को गले लगा लेती है। ईशी अपनी माँ को देख कर रोने लग जाता है। वह अपनी माँ को बताता है कि माँ, आसुमे और जो फादर है वो दोनों के दोनों अभी हॉस्पिटल गए हुए हैं क्योंकि उन लोगों की तबीयत खराब थी। उसकी माँ उसको बेटे को अपने साथ चलने के लिए कहती है जिससे कि वह अपने बेटे से मिल सके। बट दूसरी तरफ उसका जो बेटा होता है वह अपनी माँ से पूछता है कि इतने समय तक आप कहाँ पे थी, जिसके ऊपर वह बताती है कि वह इंटरनेट कैफे पे थी और वो कुछ समय बाद बस इन लोगों से ही मिलने के लिए आई है, वो वापस से भी चली जाएगी। ये कहने के बाद में वो अपने बेटे से मिलने के लिए जाती है। आसुमा जो होता है उसके पास में व्हाइट कलर के फैदर बिखर रहे होते, उसकी आंखों से भी ब्लैक कलर का लिक्विड बाहर आ रहा था। ये देखने के बाद में वो समझ नहीं पाता कि आखिरकार क्या चल रहा है। उसकी माँ डर के मारे भाग जाती है। अब ईशी जो होता है वो डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर उसके भाई को देखते हैं और बताते हैं ज्यादा तबीयत खराब नहीं हुई है, शायद से इसका जो ब्लड प्रेशर था वो हाई हो चुका था या कोई बम्प होगा, इसी वजह से खून बाहर आने लगा था। ये कल यहाँ से डिस्चार्ज हो जाएगा, कल तुम अपने भाई को यहाँ से लेके ले जा सकते हो। अब ताशिरो जो होता है वह अपने भाई आसुमा को बताता है कि तुझसे मिलने के लिए यहाँ पे मदर भी आई थी, बट तुम्हारी ऐसी हालत देखने के बाद में वो वहाँ से भाग गई थी। बट मैं जानना चाहता हूँ कि पिलो तुमने खोला था, जिसपे वो हाँ में सर हिलाता है ये कहते हुए कि मैं बोर हो चुका था। उन्हें याद आता है कि डॉक्टर बोल के गया था कि वो जल्द ही ठीक हो जाएगा और उसके साथ में गेम भी खेल पाएगा। दूसरी तरफ आसुमा जो होता है वह उससे बात करने लग जाता है ये कहते हुए कि भाई मुझे तुम्हारी काफी ज्यादा चिंता होती है, तुमने मेरे साथ टाइम स्पेंड किया, मैं उसे शुक्रिया अदा कहना चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे आए और तुमने मेरी देखभाल की, जिसके ऊपर वो काफी ज्यादा उदास हो चुका था। अब ताशिरो अपने भाई को इस तरह देख के वो कहता है कि आसुमा तुम ज्यादा चिंता मत करो, मैं ही ईशी हूँ। आसुमा ये बात सुन के हैरान हो चुका था कि ईशी ही उसका भाई ताशिरो है। अब आसुमा कंटिन्यू करता है अपनी बात को कहते हुए कि मैं बचपन से ही काफी ज्यादा उदास रहा हूँ, मेरे इतने ज्यादा दोस्त भी नहीं थे। मैं अपने बड़े भाई यानी कि ताशिरो को एक उम्मीद की नज़र से देखता था जो कि हमेशा मेरे साथ खड़ा रहता है। बट जब से मेरी बहन गुजर गई थी उसके बाद से ही ताशिरो पूरे तरीके से बदल चुका था, वो अकेला अकेला रहने लग चुका था। पर ईशी ने मेरी मदद की और मेरे भाई की तरह ही मेरा साथ दिया।
वह इसी वजह से ईशी को काफी ज्यादा पसंद करता था, जो कि उसका भाई ताशिरो ही होता है। वह उसे एक सन की तरह देखता है जो कि उसकी जिंदगी में उजाला ला सकता है। वो उसे गले से लगा लेता है और कहता है कि भाई मैं तुम्हारे साथ घूमना चाहता हूँ, क्यों ना हम दोनों मेरे ठीक हो जाने के बाद कहीं घूमने चले जहाँ पे कि सिर्फ तुम और मैं होंगे। जिसके ऊपर ताशिरो मान जाता है क्योंकि उसे भी अपने भाई के साथ टाइम स्पेंड करना था। अब इसी प्रकार से काफी दिन बीत जाते हैं और वो दिन आ चुका था जिस दिन वो डिस्चार्ज होता है। वह दोनों बात करते हैं हम अपने गिल्ड का बिजनेस टैक्सी का रखेंगे, जिससे कि हम पैसे भी अर्न कर पाएंगे और हम लोगों को रोजगार भी दे पाएंगे। ताशिरो और आसुमा दोनों बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं अपनी गिल्ड को लेके। नोटों से भरी वो गड्डी बाहर निकालता है, जिसका छुट्टा कराने के लिए ताशिरो निकल जाता है। आसुमा अकेला था। आसुमा जो होता है उसके पास में हानुका आती है। हानुका कहती है गेम में लॉगिन मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें ये बात याद रखनी है और गेम के अंदर अपने भाई ताशिरो को भी लेके मत जाना। दूर वो चली जाती है। अब वो दोनों अपने घर के पास में पहुंचते हैं। घर के पास जैसे ही पहुंचते हैं वह लोग टेस्टी सा खाना बनाते हैं और आसुमा को वो सर्व करता है। ताशिरो कहता है हम गेम बाद में खेलेंगे, पहले तुम खाना खा लो। अब दूसरी तरफ आसुमा जो होता है खाना खाते ही वो भाग जाता है अपने कमरे के लिए। दूसरी तरफ हमारा ताशिरो रोने लग जाता है ये बात सोच के कि उसका भाई अब उसके साथ में है। अब आसुमा अपने गेमिंग हेडसेट को जैसे ही अपने पे लगाता है वो गेम में लॉगिन नहीं कर पाता और एकदम से उसके सामने ब्लैक बर्ड आ जाती है। ब्लैक बर्ड जैसे ही आती है उसे वो आंखों का धोखा लगता है। चारों तरफ देखने पे भी उसे कोई दिखाई नहीं पड़ता। ड्यूरेबिलिटी टेस्ट का मैसेज उसके फोन पे आता है। ट्रक उसके सामने होता है। ताशिरो वहीं पे खड़ा होता है। वह अपने भाई को बेहोश देख के काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो उसके पास जाता है, उसे देखने लग जाता है। दूसरी तरफ हानुका आती है। हानुका को देख के ताशिरो समझ नहीं पाता कि आखिरकार ये अननोन लड़की है कौन। वह उससे उसका नाम पूछता है, जिसपे हानुका बताती है मेरा नाम हानुका है और मैं तुम्हारे फादर की कलीग हूँ। ये बात सुनते ही वो हैरान होता है। उसके फादर तो प्लेनेट गेम के डेवलपर है, तो क्या वो भी डेवलपर है? वह खुद को मैनेजर बताती है और कहती है कि तुम्हारा भाई अब शायद से खत्म हो चुका होगा। ब्लैक बर्ड ने उसे खत्म कर दिया है क्योंकि वह उसके वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका है। ये बात सुन के वो उसकी गले को पकड़ लेता है, ये कहते हुए तुम ये सब क्या नाप शनाप बक रही हो, मेरा भाई नहीं मर सकता है। जिसपे वह कहता है ये वायरस जो है पूरी दुनिया में फैल जाएगा और हर कोई इसका शिकार होगा और हर कोई तुम्हारे ही भाई की तरह मारा जाएगा। बट दूसरी तरफ आसुमा जो होता है वो ताशिरो के पास में अपने हाथ को मूव करता है। हानुका भी ये देख के काफी ज्यादा हैरान होती है कि आसुमा अभी तक जिंदा है, ये अपनी बॉडी मूव कर सकता है। तो उसे याद आता है ये जरूर तब इन्फेक्ट हुआ होगा जब रेड ड्रैगन के ऊपर ब्लैक बर्ड ने काबू पाया होगा, तो अभी भी उसके पास चांस है बचने के। आसुमा भी अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है ब्लैक केज के अंदर, जो कि ब्लैक बर्ड का ही घर है। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं आसुमा की आंखों से खून निकल रहे होते हैं, वो भी ब्लैक कलर के। हानुका जो होती है वो कहती है हमें जल्द से जल्द इसे मेरी लेबोरेटरी पे ले जाना पड़ेगा, यानी कि HQ में, वहीं पे ये बच पाएगा, हॉस्पिटल वाले इसे नहीं बचा सकते हैं। ताशिरो जो होता है उसे बचाने के लिए तैयार हो जाता है, चाहे उसे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। इसलिए हानुका जो होती है उसे अपने साथ लेके चलने को कहती है। अब हमें उनके हेडक्वार्टर के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पे कि हानुका कहती है अगर तुम्हें अपने भाई आसुमा को बचाना है तो ताशिरो तुम्हें अपनी जिंदगी दांव पे लगानी पड़ेगी। तुम्हें उस दुनिया के अंदर जाना होगा जहाँ पे कि अभी आसुनो है और आसुनो को वहां से बचा के लेके आना पड़ेगा ब्लैक बर्ड से। वो तैयार हो जाता है, उसे गेम में भेज दिया जाता है। यह एक ऐसी दुनिया होती है जो कि प्लेनेट गेम और अर्थ के बीच में होती है। अब हमें 3 ब्लैक बर्ड को दिखाते हैं, वहाँ पे ट्रक आता है। ट्रक को रोकने के लिए ताशिरो बीच में आ जाता है ईशी बन के। ईशी बड़े ही आसानी से ट्रक को दूसरी तरफ फेंक देता है। वो अपने भाई के पास जाता है जिसके ऊपर ब्लैक बर्ड ने पहले ही काबू पा लिया होता है। वो अपने भाई को कहता है मैं तुम्हें बचा के रहूंगा चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। उसका भाई रियल वर्ल्ड में होता है, वह उसे सारी बातें बता देता है कि कैसे वह गेम के अंदर फंस चुका है। ब्लैक बर्ड उसके पास आने लग जाती है। वहीं पे वह अपने भाई को परेशान करने पर ब्लैक बर्ड को काफी ज्यादा पीटता है। बट दूसरी तरफ ब्लैक बर्ड जो होती है वो अपनी बॉडी को मूव करती है और स्पाइक बनाते हुए वहाँ पे वो ताशिरो को खत्म कर देती है। बट ताशिरो उसके उस स्पाइक को पकड़ता है और वो पकड़ के एक स्पेल का इस्तेमाल करता है। उस स्पेल का जैसे वो इस्तेमाल करता है उसकी बॉडी नष्ट हो जाती है। यह देख के तो आसुना भी काफी ज्यादा हैरान होता है। ईशी खुद को जब तक संभालता है कि उसी दौरान एक और ब्लैक बर्ड उसके सामने आ जाती है। वह ब्लैक बर्ड के ऊपर अटैक तो करता है बट उसका हाथ मिट्टी में मिल जाता है और वो ब्लैक बर्ड उसके अंदर घुस जाती है। अब उसे नष्ट करने के लिए ईशी जो होता है एक स्पेल का इस्तेमाल करता है जिसका कि नाम हेलो वर्ल्ड होता है। हेलो वर्ल्ड का जैसे वो इस्तेमाल करता है वह ब्लैक जो बर्ड होती है वो गायब हो चुकी थी। उसने 2 ब्लैक बर्ड को घायल कर दिया है। अब वह ताकतवर बन चुका है और ब्लैक बर्ड जो है वो खत्म हो चुकी है और वो कमजोर हो चुकी है। वो आसुमा को कहता है कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो जब तक ये ब्लैक बर्ड नहीं जाग रही है। वो उसे इस दुनिया से भेज देता है। वहीं आसुमा जो होता है अपने भाई को अपने साथ लेके चलना चाहता है। वो उसकी तरफ हाथ भी बढ़ाता है बट वो मना कर देता है कहते हुए अब से यही मेरी दुनिया है, तुम बाहर जाके रहो।
और दूसरी तरफ आसुमे को दिखाते हैं जो कि रोते हुए अपनी आंखें खोलता है। उसे लगता है कि उसने ताशिरो को खो दिया है। दूसरी तरफ ब्लैक मास्क बताता है लियोन को कि अब ऐसा लगता है कि ब्लैक बर्ड कमजोर हो चुकी है, वक्त आ चुका है, अब हमें अपने ही प्लान को एग्जीक्यूट करना होगा, जिसके लिए लियोन तैयार था। दूसरी तरफ आसुमे अपने भाई को देखता है कि वह उसके बगल में ही है। ताशिरो रो रहा होता है उसके पास में, वह शुक्रिया अदा करता है। आसुमे कहता है ताशिरो तुम तो गेम के अंदर थे, जिसपे वो कहता है नहीं वो मैं नहीं बल्कि हकुना थी। हकुना ये नाम सुनते ही वो हैरान हो जाता है कि आखिरकार ये लड़की है कौन, जिसके ऊपर वो बताता है कि ये अपने फादर की ही कलीग है, इन्होंने अपने फादर के साथ में ही मिलकर गेम को डेवलप किया होता है। ये बात सुनते ही आसुमे हैरान था, बट वो तो कहता है कि मुझे बचाने के लिए तो ईशी आया था, यानी कि ताशिरो। हकुना ने मेरी मदद कैसे की, जिसके ऊपर वह बताता है कि हकुना ने मेरे ही मेमोरी की एग्जैक्ट कॉपी बनाते हुए एक ईशी को जन्म दिया, जो कि उस ब्लैक वर्ल्ड के केज के अंदर ही बना था, जिससे कि वही दुनिया उसकी ही थी, क्योंकि वहाँ पे जो कोई भी लिविंग बीइंग होगा वो वर्ल्ड जो है उसे अपने वर्ल्ड से निकाल देगा, बट वहाँ के लोगों को वो अंदर ही रखेगा। इसी वजह से वहाँ पे ईशी की 2 कॉपी भेजी गई थी, जिसने कि आसुमा को बचाया होता है। ये बात जान के आसुमा उन्हें शुक्रिया अदा करता है। घर जाने से समय वह लोग बात करने लग जाते हैं कि हमारे फादर ने किस प्रकार की एआई को जन्म दिया, जो कि पूरी दुनिया का ही दुश्मन बन चुका है। हकुना बताती है कि तुम्हारे फादर के साथ में काम करती थी, हमने इनमें काफी ज्यादा पैसा लगाया था। ब्लैक बर्ड, प्लैनेट, ब्लैक वर्ल्ड और कुछ और भी ऐसे एआईज बनाए हैं जो कि उस गेम के अंदर है। ये सारी बातें जान के वो हैरान होती हैं। वो पूछते हैं कि आखिरकार इन एआईज का काम क्या है, जिसपे वो बताती हैं कि वो गेम को और भी ज्यादा अच्छे से बनाना चाहते थे और साथ ही में वो एआई को भी एडवांस करना चाहते थे। वे एआई का धमाका दिखाते हुए कहती ये कार देखो अपने आप चल रही है, हमने इतने से ही खुश नहीं होना चाहते थे अमीर लोग, इसलिए उन्होंने और भी पैसे लगाए और हमारी और भी सारी एक्सपेरिमेंट्स को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने साथ दिया, जिसकी ही वजह से ब्लैक बर्ड इस दुनिया में आई है। ये बात सुनते ही ताशिरो को गुस्सा आता है। वह कहता है कि पैसे के चलते हुए इन लोगों ने अपने पूरे समाज को खतरे में डाल दिया। मेरे फादर हमेशा परफेक्शन चाहते थे, उन्हें कुछ परफेक्ट बच्चे चाहते थे और परफेक्ट बीवी चाहते थे, जो कि उन्हें नहीं मिली, इसलिए वह इतने ज्यादा गुस्से में आ गए थे। इसी वजह से उन्होंने ऐसा किया होगा। उनकी लाइफ पूरे तरीके से बोरिंग है। वहीं पे वो शीरो के बारे में बात करते कि शीरो कितना ज्यादा अच्छा बंदा है। हानुका सच नहीं बताना चाहती कि शीरो ही उनका फादर है, और दूसरी तरफ ताशिरो भी मना कर देता है फादर के बारे में कुछ भी बताने से। उसके फादर जागते हैं, अपने फोन को देखते हैं जिसपे कि आसुमा हॉस्पिटल में है। ये बात जब उन्हें पता चलती है तब वो हॉस्पिटल में जाते हैं। हॉस्पिटल में जाते ही उन्हें ये बात पता चलती है कि आसुमा जो है पहले ही डिस्चार्ज हो चुका है और वो अपने भाई के साथ में है। ये बात सुन के शीरो को अच्छा लगता है। घर की तरफ वो लोग आते हैं और घर में आसुमा जाता है। हानुका जो होती है वो कहती है तुम अपने फादर से ज्यादा हेट मत करो, वो इतने बुरे भी इंसान नहीं है, तुम उन्हें थोड़ा जानने की कोशिश करोगे तब तुम्हें अपने आप ही उन्हें हेट नहीं कर पाओगे। ताशिरो अब हानुका से एक सवाल पूछता है, हानुका क्या तुमने कभी अपने किसी फैमिली मेंबर को खोया है, और जिसकी वजह से खोया है कभी उसने वो स्वीकार ही ना किया हो। हानुका कहती है कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, जिसके ऊपर ताशिरो कहता है ये मेरे साथ हुआ है, वो भी मेरे फादर की वजह से। हम सभी लोगों की जिंदगी जो कि बर्बाद हुई है वो मेरे फादर की वजह से ही हुई है। मेरी बहन उस रात को अगर अकेले नहीं जाती, अगर वो मेरे फादर की बात सुनती ही नहीं, तब उसकी मौत नहीं होती। तुमने वो वायरल केस तो सुना होगा जिसमें एक बच्ची का शव एक ऐसे बॉक्स में मिला था जिसके अंदर उसके टुकड़े करके रखे गए थे। उस रात के दिन मेरी बहन अगर नहीं जाती तो वो हमारे साथ जिंदा होती। उसका शरीर टुकड़ों में कट के उस बॉक्स के अंदर बंद नहीं होता, जिसकी वजह से किसी की भी रूह कांप जा सकती है। ये कहने के बाद में वो घर के अंदर जाने लग जाता है। ये कहते हुए अगर तुम्हें कभी मौका मिले तब तुम सोच के देखना उस इंसान के बारे में जो कि अपने बच्चों के कत्ल के लिए खुद को जिम्मेदार यानी कि अकाउंटेबल भी नहीं ठहरा सकता है। तभी हमें पीछे शीरो को दिखाते हैं। शीरो वहाँ पे आ चुका था। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाती है उस ऑर्गेनाइजेशन को जो कि पायरेट को एक टाइम पे सपोर्ट करने के लिए बात करती थी। उनके पास में लियोन आता है जो कि उनका लीडर है, उसके साथ में मास्क भी होता है। वो लोग कहते हैं कि अब हम प्लेनेट को अपने वर्ल्ड से मर्ज करने वाले हैं, जिसके लिए हमें लोगों की जरूरत है। हम उस प्लेनेट के ऊपर पूरे तरीके से कब्जा कर लेंगे। ये भी गेम की बात कर रहे होते हैं, जिससे कि यहाँ पे हम सभी खुशी से रह सकते हैं इस गेम के अंदर ही। ये बात सुन के वह सभी लोग हैरान होते कि आखिरकार ये कहना क्या चाहता है। वह तो पायरेट से छुटकारा पाने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए थे, बट लियोन तो अलग ही बातें करने लग जाता है। लियोन काफी ज्यादा गुस्से में होता है, रोने लग जाता है कहते हुए एआई के पास में भी अपनी लाइफ होती है। वो ब्लैक मास्क जो होता है वो अपने शरीर के ऊपर से मास्क हटा लेता है, जिससे कि उसका असली चेहरा दिखाई पड़ता है। वह बताता है कि ये एआई है, एआई के अंदर भी इमोशन होते हैं जो कि हमारे साथ ही रहना चाहते हैं, इसलिए हमें सेक्रीफाइसेस की जरूरत है। हम सभी लोगों का सेक्रीफाइस कर देंगे जिससे कि ये लोग हमारे साथ रह सकते हैं। उसी दौरान हमें काफी सारे ब्लैक फेदर को दिखाते हैं और ब्लैक बर्ड वहाँ पे आ जाती है, जो कि वहाँ पे इकट्ठा हुए उन सभी लोगों को एक एक करके खत्म कर देती है और उन्हें अपने अंदर ही मिला लेती है। लियोन कहता है कि वक्त आ चुका है, अब हमें दुनियाओं को मिलाना होगा इस दुनिया के अंदर।
ये कहने के बाद ही वह बाहर की तरफ देखता है। वो कहता है ये दुनिया काफी ज्यादा अच्छी है, वक्त आ चुका है कि अब हमें इस दुनिया को और बेहतर बनाना पड़ेगा। माया के पास में काफी सारे ब्लैक फेदर गिरते हैं। ब्लैक फेदर पूरी सिटी के अंदर गिरने लग जाते हैं। बट दूसरी तरफ शीरो जो होता है वो हानुका से जाने के लिए कहता है। बट जब हानुका बताती है कि आसुमे उस गेम के अंदर फंस गया तो वो अपनी बेटी के पास जाता है और उससे पूछता है क्या तुम ठीक तो हो, तुम्हें मेरे साथ मेरी लेबोरेटरी चलना पड़ेगा, मुझे थोड़ी और तुम्हारे ऊपर चेकअप करने हैं। बट तभी ताशिरो से रोक लेता है, कहता है तुम्हारी बेटी भी इसी प्रकार से तुम्हारी मदद चाहती थी बट तुमने कभी उसकी मदद नहीं की, तुम अब ये सब दिखावा मत करो। उसकी ये बात सुन के वो कहता है शीरो कि हमें अब इसी को भूलना पड़ेगा, इन सारी चीजों को याद रख के अब कुछ नहीं होने वाला है, तुम्हें समझना पड़ेगा। उसकी ये बात सुनते ही ताशिरो को गुस्सा आता है, वो उसे पीटने के लिए मुक्का आगे करता है बट आंसू में अपने फादर को एक मुक्का मार देता ही कहते हुए कि मुझे ये करना पड़ा क्योंकि मैं चाहता था कि ताशिरो ये सब ना करे। ताशिरो हमें कुछ चीजें भूलनी पड़ेगी अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए, हमें माफ करना पड़ेगा उसको भी जिसने कि हमारी फैमिली को बेकार और नष्ट कर दिया था। अब वहां से ताशिरो भाग जाता है अपनी मदर की ही तरह। अब ताशिरो का पीछा करने के लिए उसका फादर भी भागता है जिसकी पीठ में दर्द था और वहीं आंसू में चिल्लाता है कि ध्यान से फादर। तभी उसके फादर का पांव कट जाता है। अपने फादर के पांव कटता हुआ देख के खुद ताशिरो भी हैरान था कि आखिरकार ये चीज हुई क्या उसकी आंखों के सामने, और वो एक मॉन्स्टर उसके बगल में खड़ा था। अब पूरी दुनिया के अंदर ब्लैक फेदर बिखर चुके थे उसी ही ब्लैक बर्ड के, और वहां पे मॉन्स्टर्स हकीकत वाली दुनिया में आने लगे थे। ये देख के सभी लोग हैरान थे कि आखिरकार चल क्या रहा है। उसी दौरान उसके फादर भी उस मॉन्स्टर का शिकार बन गए जिसने कि उनके पांव को काटा था, जिसका कि लेवल 9 होता है। वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर है जो कि एक नॉर्मल इंसान उसे नहीं हरा सकता है। लियोन के रियल रूप को दिखाया जाता है जो कि बच्चों का था। यह देख के वह खुद भी हैरान था। वहीं मॉन्स्टर जो होता है वह ताकतवर था। अब वहां से उससे ताशिरो तो लड़ नहीं सकता था। हाकुना जो होती है उसे बचने के लिए कहती है, और वहीं दूसरी तरफ अपने फादर को ऐसी हालत में देख के घबरा चुका था, वो हिल नहीं सकता था। वह मॉन्स्टर जैसे ही ताशिरो पे अटैक करने जाता है उस विक से वो खुद का ध्यान भटका लेता है। मॉन्स्टर की आंखों में बाल चला गया था इसलिए उसके हाथ से वेपन छूट जाता है और आसुमे उस मॉन्स्टर को पकड़ लेता है उसकी वेपन के साथ में। अब वहीं हाकुना जो होती है उसके फादर को हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहती है। वहीं दूसरी तरफ मॉन्स्टर आसुमा के हाथ से निकल चुका था और वहां से जा चुका था। हाकुना उसके फादर के लेग को पकड़ने के लिए कहते हैं जिससे कि इसे रीअटैच किया जा सके। वहीं दूसरी तरफ ताशिरो जो होता है अपने फादर को ऐसी हालत में देखकर डर गया था। वो कहता है कि आखिरकार क्या हुआ। उसके फादर बताते हैं कि गेम जो है अब रियल वर्ल्ड से मिल चुकी है, हम सभी लोग अब इस गेम के अंदर एक तरीके से फंस चुके हैं, हमारा बचना नामुमकिन है। गेम का हर एक कैरेक्टर यहाँ पे आ चुका है। वह खुद को अपने आप हील भी कर लेता है हाकुना की मदद से, और वह कहता है कि मैं इसे जल्द से जल्द ठीक कर दूंगा चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। जैसे ही वह घर में आते हैं वह लोग न्यूज को चालू कर देते हैं। उन्हें ये बात पता चलती है कि पूरी दुनिया के अंदर मॉन्स्टर आ चुके हैं और वो हंगामा मचा रहे हैं। काफी सारे लोग तो अभी तक मर चुके हैं और कुछ लोगों का पता भी नहीं है कि वह जिंदा है या मुर्दा है। उसी दौरान वह टीवी पे देखते हैं कि उनकी जो मदर है उनको कॉल भी करते हैं, वह कॉल नहीं उठा रही होती। वो काफी ज्यादा डर रहा होता है। अपने फादर को कहता है कि ये तुम्हारी ही करनी है, तुम्हारी वजह से इतने लोगों की जान जा रही है। उसके फादर कहते हैं मैं इन सबको ठीक कर दूंगा चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। टीवी में एक न्यूज के अंदर वह देख पा रहे होते हैं कि उनकी मदर जो है वह फंस चुकी है और वह वहां पे अभी तक रुकी हुई है, इसलिए अपनी मम्मी की मदद करने के लिए ताशिरो जो होता है वहां से निकल जाता है। आसुमा भी उसके साथ जाने की बात करता है। पीछे रह जाते हैं हाकुना और शीरो। वह लोग वहां पे नहीं जा सकते थे। वो काफी ज्यादा डर रहा था कि उसकी फैमिली नष्ट होने वाली है। हाकुना उसे उम्मीद देती है कि हम उन्हें जरूर बचा के रहेंगे, आप चलिए। वह उन्हें अपने साथ लेके चलने लग जाती है मोटिवेट करते हुए। उस मॉन्स्टर को दिखाते हैं जो कि उनकी मदर के सामने ही खड़ा होता है। दूसरी तरफ उसकी मदर मॉन्स्टर के पांव के नीचे कुचलने से बच जाती है और कुछ स्टोन से उसका बेटा उसे बचा रहा होता है। दोनों ही खत्म होने वाले थे कि वहां पे शीरो आ जाता है सही समय पे और वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए मॉन्स्टर से फाइट करने लग जाता है। उसे काफी समय लगता है क्योंकि मॉन्स्टर ताकतवर था, वो उससे अच्छे से फाइट नहीं कर पा रहा था, बट उसके बावजूद भी वह अपने बीवी और बच्चों को बचाने की पूरी कोशिश करता है। वहीं ताशिरो भी अपनी पावर का इस्तेमाल करता है गेम के कोड्स को हैक करते हुए जैसे कि शीरो कर रहा होता है। शीरो उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है अपनी एक ही लास्ट सीक्रेट टेक्निक पंच के साथ में। वह अपनी फैमिली को देख के काफी ज्यादा खुश था। वह उन्हें बताता है कि हमें ब्लैक बर्ड को खत्म करने के लिए ब्लैक बर्ड को ढूंढना पड़ेगा, उससे कि हम जल्दी से उसे खत्म कर सकते हैं। यह बात जान के वह अपने फादर की साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। वही उसकी मदर कहती है अगर पूरी फैमिली साथ होगी तो हम जरूर से इन सभी लोगों से निपट लेंगे, बस हमें एक दूसरे का साथ देना है। उसी दौरान उसकी जो मदर होती है वो
वहाँ पे आया के बारे में बात करने लग जाती है, जो कि उसकी छोटी बहन हुआ करती थी। उसके फादर को गुस्सा आता है कि अभी तक वह अपनी इमेजिनरी डॉटर के साथ में है। वो कहता है जाग जाओ, उसका मर्डर हो चुका है, तुम्हें जागना होगा। जिसकी वजह से ताशिरो भी वहाँ पे अब जाग चुका होता है। वह अपने स्वॉर्ड को लेता है और अपने फादर के आर पार कर देता है। ये देख के उसके फादर को शीरो को गुस्सा आता है। शीरो अपना पंच मारता है, उसे दूर फेंक देता है। अब ताशिरो को गुस्सा आता है। वो कहता है कि फादर अभी तक आप नहीं बदले हो, आप वैसे के ही वैसे हो, आप नहीं बदल सकते हो। वो वहां से जाने लग जाता है, जिसपे हाकुना कहते हैं कि तुम सभी लोगों को ये जानना होगा कि तुम सब एक फैमिली की तरह इस मुसीबत से लड़ सकते हो। वर्चुअल रियलिटी में तो तुम बड़ा फैमिली के साथ रहते थे, बट रियलिटी में तुम अपनी फैमिली जो कि रियल में एक है उसके साथ रह नहीं सकते हो। ये देख के मुझे काफी दुख होता है। ताशिरो के पीछे हमें दिखाया जाता है उसी मास्क एआई को। वह मास्क एआई नेगेटिव इमोशंस को खा रहा होता है, ये कहते हुए शीरो वक्त आ चुका है, तुम्हें अपनी गलती जाननी पड़ेगी। तुमने एक ऐसी दुनिया बनाई जिसकी वजह से काफी सारे लोग परेशान थे। शीरो ब्लैक बर्ड को मारने के लिए उसके ऊपर अपना अटैक करता है, बट वही वो मास्क मैन यानी कि ब्लैक बर्ड जो होती है उसे धक्का दे देती है। मास्क मैन ने पूरी ब्लैक बर्ड की ताकत अपने अंदर संभाली होती है। सारे के सारे एआई ही ब्लैक बर्ड का एक हिस्सा है, इसी वजह से मास्क मैन को ये ताकत मिली है। लियोन कहता है कि अब तुम्हारी वजह से तुम्हारी पूरी फैमिली को इसी दुनिया में रहना पड़ेगा, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, यही तुम्हारी पनिशमेंट है। प्लैनेट नाम की इस गेम को बनाने के लिए हाकुना रियल वर्ल्ड में जाना चाहती थी, इसी वजह से ब्लैक बर्ड को उसे खत्म करना पड़ता है, क्योंकि वो काफी ज्यादा बोल रही होती है। वह उसे नष्ट कर देता है। शीरो से बचाने की चाहे कुछ भी कोशिश कर लेता, वह उसे नहीं बचा पाता है। हाकुना उसके सामने ही मारी जाती है। हाकुना के पास बैठ के वो काफी ज्यादा रोता है। अब वहीं से लियोन जाने लग जाता है ब्लैक बर्ड के साथ में। अब उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था शीरो को। शीरो उसे जिंदा करने की कोशिश करता है, बट हाकुना को जिंदा नहीं कर पाता, इसलिए वो ब्लैक बर्ड पे अटैक करने जाता है। बट ब्लैक बर्ड जो होता है उसकी पूरी की पूरी पावर को उससे छीन लेता है और उसे एक नॉर्मल ह्यूमन में कन्वर्ट कर देता है, जो कि पहले से भी ज्यादा कमजोर होता है। और वहीं दूसरी तरफ ताशिरो को भी याद आता है कि हाकुना के साथ में उसने एक अच्छा टाइम स्पेंड किया था और हाकुना ने उसकी काफी मदद भी की थी। इसी तरह काफी समय बीत जाता है। आसुमा के पास में दो लोग आते हैं जो कि उससे लूटने के लिए आए हुए होते हैं। आसुमा जो होता है उन लोगों से ऑब्वियसली ताकतवर होता है, इसलिए वो उन्हें पीट देता है। ये बात जानते हुए भी कि ये भी इस गेम का शिकार है, वो आगे जाने लग जाता है। वह शीरो के घर के पास पहुंचता है। शीरो को बोलता है कि फादर मैं आ चुका हूँ। मदर और जो बड़ा भाई ताशिरो है वो भी एक शेल्टर के अंदर है, मैं यहाँ पे आपके साथ रहने के लिए आया हूँ। शीरो कहता है कि आज समय तुम्हें अपने मदर और ब्रदर के पास ही जाना चाहिए, अभी तुम्हें उनकी ज्यादा जरूरत है और तुम्हारी उनको। मैं तुम उस ब्लैक बर्ड को खत्म करके रहूंगा, मैं हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठा रह सकता हूँ। वहीं पे आसुमे अपने फादर की मदद करने के लिए तैयार होता है। इसी वजह से शीरो उसे घर में बुला लेता है, ये कहते हुए मुझे तुमसे एक काम है। उसके सामने हानुका होती है। हानुका के पास जाता है, वह उससे सवाल भी पूछता है, बट वो उसको जवाब नहीं देती, वो वहीं गिर जाती है। वो बस अब एक अधमरी बॉडी है जिसके अंदर कोई सोल नहीं है। वह लोग उसे गाड़ देते हैं। गाड़ने के बाद में कहते हैं शीरो अब अपने बेटे आसुमा से कहता है कि मैं इस ब्लैक बर्ड को खत्म कर दूंगा, तुम अपनी फैमिली के साथ में एक अच्छा टाइम स्पेंड कर पाओगे। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि तुम ताशिरो तक मेरा एक मैसेज भेज पाओ। आसुमा तैयार होता है अपने फादर की इस आखिरी इच्छा को पूरा करने के लिए। वहीं इसी के साथ में ये वाला पार्ट यहीं एंड होता है। इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक यहाँ से जरूर कर देना।